हर कोई सोचता था कि लियम एक नॉर्मल बोरिंग सैलरी मैन था, लेकिन किस्मत ने उसे एक अलग ही ट्रिप पर भेज दिया। एक डेड एंड जॉब में फंसा हुआ लियम हमेशा की तरह ऑफिस में सो रहा था, लेकिन जब वे उठा तो खुद को एक रॉयल पार्टी में पाया। हर तरफ रईस लोग महंगे ड्रिंक्स ले रहे थे, चमकते दमकते कपड़े पहने हुए। सामने एक नौकरानी खड़ी थी जो उसे हिला हिलाकर उठा रही थी। लियम पूरी तरह कंफ्यूज था। भाई, ये सपना है क्या, या मैंने कल रात कोई बहुत खराब चीज खा ली थी? लेकिन नौकरानी बिना रुके कहे जा रही थी, छोटे मालिक जल्दी उठिए, गेस्ट्स का वेलकम करना है। लियम को एक आइडिया आया। टिकटॉक पर किसी ने कहा था कि अगर आईने में देखने से सपना टूट जाए तो मतलब ये रियलिटी है। वे दौड़कर शीशे के सामने गया और जो देखा उससे उसकी आत्मा बाहर निकलने वाली थी। आईने में उसका अक्स नहीं बल्कि एक छोटे बच्चे का चेहरा था। अबे, ये कौन है और मैं बच्चा क्यों बन गया? लियम अपनी ही शक्ल देखकर शॉक्ड था। नौकरानी को यह देखकर थोड़ी टेंशन हो गई। तभी एक रॉयल आवाज गूंजी, अपना दिमाग सही कर बेटा, लुक्स मैक्सिंग बाद में करना, पहले जाकर गेस्ट्स से मिल। लियम ने मुड़कर देखा तो एक रॉयल ठाठ वाला आदमी उसे घूर रहा था, उसका नया पिता। यही वो पल था जब उसे समझ आया कि वे इस दुनिया में किसी नोबल फैमिली का 5वां बेटा है। ये पार्टी उसकी छोटी बहन के जन्म की खुशी में रखी गई थी। ओके कूल, अब मैं एक अमीर ज्यादा हूँ, उसने सोचा। पर अगर मैं सो गया तो शायद असली दुनिया में लौट जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वे उठा तो अब भी उसी नन्हे अमीर बच्चे के शरीर में था। उसने बालकनी से बाहर झांका और जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नौकरानी ने बड़े ही कैजुअल अंदाज में कहा, ये जितनी भी जमीन दिख रही है सब आपकी फैमिली की है। अबे, ये कितने अमीर हैं, मैं अरबपति बन चुका हूँ क्या? लियम बड़बड़ाया। नौकरानी उसकी एक्साइटमेंट देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गई। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात उसके चौथे भाई ब्रूनो से हुई। ब्रूनो पूरी तरह से बेवकूफ था, लेकिन पहले से ही प्लान बना रहा था कि उनकी छोटी बहन की शादी किसी रॉयल फैमिली में करवा दे ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। देखो भाई, हमें ये करना ही होगा वरना हमारा पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। अबे, वो अभी पैदा हुई है, तू इतना प्लानिंग में क्यों लग गया? लियम ने चिढ़कर कहा। ब्रूनो ने समझाया कि इस दुनिया में हर नोबल फैमिली को देश के लिए कुछ करना पड़ता है, वरना उनकी नोबल स्टेटस छिन जाती है। सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि उनके पापा अब तक कुछ भी काम का नहीं कर पाए थे और वो 3rd जनरेशन में थे। अगर उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वे सीधे नॉर्मल कॉमनर्स बन जाएंगे। और हमारे सबसे बड़े भाई एल ने क्या किया? लियम ने पूछा। ब्रूनो ने ठंडी सांस ली। उसने स्टोरी टाइम टिकटॉकर बनने की कोशिश की थी, पर फिर सिग्मा किंग ने उसे बेटा बिथास बोल दिया। अब हमारी फैमिली की सिचुएशन और खराब हो गई है। लियाम ने माथा पकड़ लिया। भाई, हमारी फैमिली का फ्यूचर टिकटॉक फेलियर्स और लुक्स मैक्सिंग पर डिपेंड कर रहा है। हम तो पहले से ही बर्बादी की कगार पर हैं। इससे पहले कि लियम और ब्रूनो और डिस्कस कर पाते, उनके मैजिक टीचर एंट्री मारते हैं। उनके हाथ में एक भारी भरकम किताब थी। लियम ने एक्साइटमेंट में छलांग लगाई। भाई, मैजिक सीखने को मिलेगा। ब्रूनो ने एक ठंडी निगाह डाली। शांत हो जा, ज्यादा हाइप मत ले, बहुत ही कम लोग मैजिक कर पाते हैं। लियम के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, क्या उसे सच में मैजिक सीखने मिलेगा? लियम को अपने पिंप भाई ब्रूनो की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वे सीधा बाहर भागा और नौकरानी से कहा कि उसे लाइब्रेरी ले चले। लाइब्रेरी में घुसते ही लियम ने देखा कि वहाँ ढेरों मैजिक बुक्स रखी हुई थीं। उसने बिना सोचे समझे एक उठा ली और पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने एक बेसिक फायर स्पेल ट्राई किया और उसकी हथेली पर हल्की सी आग जल उठी, बिल्कुल एक मूर्ख कैंडल की तरह। नौकरानी ने उसे बधाई दी, लेकिन लियम को इससे ज्यादा चाहिए था। वे बिना टाइम वेस्ट किए अपने पिता के पास गया और पूछा कि क्या वे लाइब्रेरी से किताबें ले जा सकता है। उसके पिता, जिन्हें अपने 5वें बच्चे से कोई मतलब नहीं था, बोले, जो करना है कर। लियम ने मन ही मन उसे कोसा और जितनी किताबें उठा सकता था उठा लाया। हर दिन वे अपने कमरे में घंटों तक मैजिक प्रैक्टिस करता। धीरे धीरे उसकी स्किल्स बेहतर होती गईं। 1 महीने बाद बिना किसी बुक की हेल्प के वे आराम से फ्लेम मैजिक कर सकता था। जब ब्रूनो ने इसे देखा तो दंग रह गया। भाई, लोग 1 साल लगाते हैं बेसिक स्पेल सीखने में और तू बिना बुक के कास्ट कर रहा है। ब्रूनो ने भी ट्राई किया, लेकिन उसकी पैथेटिक हालत यह थी कि बुक हाथ में लेकर भी एक सिंपल स्पेल तक नहीं कर पाया। आखिरकार उसने हार मान ली और बोला, भाई, तू मैजिक से बड़ी चीजें कर सकता है और अपनी सोसाइटी में ऊंचा उठ सकता है। लेकिन लियम को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लियम सीधा लाइब्रेरी गया और एक आइस स्पेल की बुक उठाई, लेकिन रास्ते में उसके पिता ने उसे रोक लिया। क्या तूने मैजिक सीख लिया? उन्होंने पूछा। लियम थोड़ा नर्वस हो गया और गलती से बुक पर हल्का सा आइस मैजिक कास्ट कर दिया। उसके पिता अनइम्प्रेस थे। बस इतना ही? लियम ने सोचा कि इस ब्रेन रॉटेड आदमी को असली स्किल दिखानी पड़ेगी।
उसने बिना किसी बुक के फ्लेम कटर स्पेल कास्ट कर दिया। उसका पिता पहली बार चौंका और कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर अचानक वे खुश हो गया। जितनी मैजिक बुक्स चाहिए ले लो, कहकर वे चला गया। लियम को पहली बार अच्छा लगा कि उसके पिता ने उसे अप्रूव किया। थोड़ी देर बाद वे जंगल में घूमते हुए एक अजीब आदमी से टकरा गया जो सफेद जैकेट पहने हुए था। तुम नोबल हैमिल्टन फैमिली से हो? आदमी ने पूछा। लियम ने जवाब दिया, हाँ मैं 5वां बेटा हूँ। आदमी ने एक और अजीब सवाल किया, तुम मुझे पकड़ने आए हो? लियम का दिमाग घूम गया। भाई मुझे नहीं पता तू कौन है, लेकिन मैं यहाँ बस घूम रहा था। आदमी हंसा और बोला, मैं तुम्हें मैजिक सीखने का एक और भी बेहतर तरीका दिखा सकता हूँ। इसके बाद उसने बिना किसी एफर्ट के 5 अलग अलग एलिमेंट्स का मैजिक कास्ट कर दिया। लियम का दिमाग उड़ गया। उसने आदमी से रिक्वेस्ट की कि उसे भी सिखाए। आदमी ने हंसकर कहा, पहले ये टेस्ट पास कर, एक सर्कल और एक स्क्वायर एक साथ बना, बस ये देखने के लिए कि लियम डिस्लेक्सिक तो नहीं है। लियम ने आसानी से टेस्ट पास कर लिया। इसके बाद आदमी ने उसे मल्टी स्पेल कास्टिंग का ट्रिक बताया। लियम ने तुरंत फ्लेम बॉल और फ्लेम कटर एक साथ कास्ट कर दिए, जिसे देखकर आदमी खुद शॉक्ड रह गया। भाई यह स्किल 1 मिलियन में से किसी एक इंसान में होती है। लियम ने और ट्राई किया और 3 अलग अलग स्पेल्स एक साथ कास्ट कर दिए, लेकिन उसकी स्टैमिना तुरंत खत्म हो गई। आदमी ने समझाया, चिंता मत कर, टाइम के साथ बेटर होगा। फिर उसने लियाम को सैमसंग गैलेक्सी रिंग दी जिसमें अनगिनत मैजिक बुक्स स्टोर्ड थीं। लियाम ने तुरंत विंड मैजिक ट्राई किया और यह बिना किसी दिक्कत के काम कर गया। उसने आदमी को धन्यवाद कहने के लिए मुड़ा, लेकिन वे गायब हो चुका था, बिल्कुल मेरे डैड की तरह। तभी नौकरानी दौड़ती हुई आई। छोटे मालिक, आप ठीक हैं? हमने सुना कि हमारी जमीन पर कोई अजनबी घूम रहा था। लियम ने झूठ बोला कि वे अकेला था। नौकरानी ने उसे एक नई मैजिक बुक दी और कहा, थोड़ा सतर्क रहिए। जैसे ही नौकरानी गई, अचानक वे आदमी फिर से प्रकट हुआ। मैं यहीं था, बस इनविजिबल हो गया था, उसने हंसते हुए कहा। उसने लियम को गैलेक्सी रिंग पहनकर एक स्पेल कास्ट करने को कहा। लियम ने ट्राई किया और एक फ्लेमिंग सैलामेंडर समन कर दिया जो तुरंत रिंग में अब्सॉर्ब हो गया, बिल्कुल एक पोकेबॉल की तरह। लियम समझ गया कि वे इस रिंग में कोई भी स्पेल सेव कर सकता है। उसने धड़ाधड़ स्पेल्स स्टोर करने शुरू कर दिए, लेकिन जब उसने मुड़कर आदमी को धन्यवाद कहना चाहा तो वे फिर गायब हो चुका था। सिर्फ एक नोट छोड़कर, अपने मुंह बंद रखना। 1 महीना बीत गया और लियम की मैजिक स्किल्स और भी पावरफुल हो गई। वे अपने स्पिरिट्स की मदद से चारकोल और मना क्रिस्टल बना रहा था। जब ब्रूनो ने उसे पकड़ लिया, उसने देखा कि लियम क्या बना रहा है और बोला, भाई ये स्किल्स तुझे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बना सकती है। फिर एकदम खुशी से चिल्लाया, वैसे मैं शादी कर रहा हूँ और हाँ, अब मैं अपनी वर्जिनिटी भी खो दूंगा। लियम ये सुनकर खुश होता है, लेकिन ब्रूनो उसे सलाह देता है कि उसे भी अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में सोचना चाहिए। वे समझाता है कि जब लियम पैदा नहीं हुआ था तब उनके पिता को एक बेटी की उम्मीद थी ताकि वे उसे रॉयल फैमिली में शादी करवा सके, लेकिन प्लान फेल हो गया क्योंकि लियम लड़का पैदा हुआ। डेस्परेशन में आकर उनके पिता ने 1000 सैनिकों को इकट्ठा किया और ड्रैगन ऑफ द हिल्स पर हमला कर दिया। हालांकि वे किसी तरह उस मॉन्स्टर को सील करने में सफल रहा, लेकिन 90% सैनिकों को खो बैठा। ब्रूनो कहता है कि भले ही एल और उनके पिता कुछ भी कर लें, वे पर्सनली मानता है कि हैमिल्टन फैमिली का समय खत्म हो चुका है और लियम को अपना खुद का फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए। लियम ब्रूनो को इस सलाह के लिए थैंक्स बोलता है और शहर में जाकर अपनी बनाई हुई चीजें बेचकर पैसे कमाने का प्लान बनाता है। डील अच्छी हो जाती है और वे एक लोकल न्यूडल शॉप में लंच करने बैठता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक गंजब का आइडिया आता है और वे तुरंत घर लौट जाता है। वे सीधा किचन में जाता है और नौकरों को इंस्टेंट रामेन का एक पैकेट देकर खाने के लिए कहता है। नौकर इसका स्वाद चखते ही इम्प्रेस हो जाते हैं, जबकि यह कैपिटलिस्ट सुअर सोचने लगता है कि कैसे इस दुनिया को अमेरिका में बदल सकता है और 50% ओबेसिटी बढ़ा सकता है। लियम तुरंत लोकल दुकानों में अपना इंस्टेंट रेमन बेचने भागता है, लेकिन हर दुकान वाला इसे खरीदने से मना कर देता है क्योंकि उसका सबसे बड़ा भाई एल उस पर रोक लगा चुका था। लियम मायूस होकर चला जाता है, जबकि एल काउंटर के पीछे से निकलकर लियम को कोसता है कि वे मैजिक में इतना अच्छा क्यों है। लियम सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए और तभी एक नया आइडिया ट्राई करने का फैसला करता है। उसने हाल ही में स्टोरेज बॉक्स स्पेल सीखा था जिसमें ढेर सारी चीजें स्टोर की जा सकती थी और उन्हें कहीं भी टेलीपोर्ट किया जा सकता था। लियम अपने जादू का अनकन्वेंशनल यूज करता है और अपना एक क्लोन बनाकर उसे एक अलग किंगडम भेज देता है जहां हैमिल्टन फैमिली का कंट्रोल नहीं है। क्लोन वह जाकर सारी चीजें बेच देता है और सारा पैसा स्टोरेज बॉक्स में डाल देता है।
जिसे लियम जब चाहे निकाल सकता है। इस तरह लियम कैपिटलिज्म का सच्चा भक्त इस नई दुनिया में भी स्लेवरी इन्वेंट कर देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और लियम अपने इल्यूजन जादू पर प्रैक्टिस कर करके पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन एक दिन अचानक एल उसके पास आता है और कहता है कि उसने लियम के बारे में काफी अच्छी बातें सुनी है। फिर वे पूछता है कि लियम बड़े होकर क्या बनना चाहता है। लियम को तुरंत खतरे की घंटी सुनाई देने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि एल सोचता है कि वे फैमिली हेड बनने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वे सिंपल सा जवाब देता है कि उसे बस एक नौकरी चाहिए और पैसे कमाने हैं। एल यह सुनकर थोड़ा सुकून में आ जाता है और लियम को बताता है कि वे उसे हंटर्स गिल्ड से इंट्रोड्यूस करवाएगा। लियम यह सुनकर एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि अब वे एक एडवेंचरर बन सकता था जिसका काम मॉन्स्टर्स को हराना होगा। अगले ही दिन वे हंटर्स गिल्ड जाता है, जहां सारे एडवेंचरर्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि वे एक शॉर्ट किंग है। लेकिन लियम अपना सिर ऊपर और मिडिल फिंगर और भी ऊपर रखकर गिल्ड मास्टर के पास पहुंच जाता है। गिल्ड मास्टर उसे बताता है कि भले ही वे एक नोबल हो, उसे सिर्फ अपने रैंक के हिसाब से ही जॉब्स लेने पड़ेंगे। फिर वे लियम से कहता है कि अपनी ताकत दिखाने के लिए उस पर अटैक करे। गिल्ड मास्टर उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा था, तो लियम डिसाइड करता है कि वे हल्का हाथ रखेगा और सिर्फ कुछ लो लेवल फायर बॉल्स उसके चारों ओर शूट करता है। यह देखते ही पूरी गिल्ड में हड़कंप मच जाता है और गिल्ड मास्टर भी शॉक में आ जाता है। वे कहता है कि लियम की स्किल्स को देखते हुए उसे आसानी से एक बी रैंकेड एडवेंचरर का दर्जा मिल सकता है। लियम अपनी नई चमचमाती बैज लेकर गिल्ड से बाहर निकलता है और सोचता है कि हाई रैंक एडवेंचरर्स कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक गोल्ड डिगिंग ई थॉट मिलती है, जिसका नाम असूना है। वे पूछती हैं कि क्या वे सच में हैमिल्टन फैमिली का बेटा है और क्या वे उसकी पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं। आखिर में चाहे कितना ही दमदार क्यों ना हो, लियम अभी भी एक आदमी ही था और जग्स आर जग्स। तो वे बिना ज्यादा सोचे सिंप मोड में चला जाता है और उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है। पहले ही मिशन में दोनों जंगल के अंदर घुसते हैं, जहां उनका सामना एक जायंट वुल्फ बीस्ट से होता है। असूना बिना वक्त गंवाए अपनी नाइफ निकालती है, लेकिन तभी झाड़ियों से और भी कई भेड़िए निकल आते हैं और उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। असूना थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन लियम उसे शांत रहने के लिए कहता है और तुरंत अपने मैजिक पोकेमॉन्स बाहर निकालता है। भेड़िए उनके ऊपर झपटते हैं, लेकिन जैसे ही वे इन पोकेमॉन को अपने जबड़ों में पकड़ते हैं, ये अजीब तरीके से फूलने लगते हैं। बेचारे भेड़िए एकदम इमोबिलाइज हो जाते हैं, जिसके बाद असूना उन्हें आसानी से खत्म कर देती है। वे वापस लौटते हैं और कुल 42 मरे हुए भेड़ियों का ढेर जमा कर देते हैं, जिसे देखकर पूरी गिल्ड शॉक्ड रह जाती है। गिल्ड मास्टर तुरंत उन्हें एक नया टास्क देता है, एक कैटरपिलर मॉन्स्टर को हराने का, जो एक मेजर ट्रेड रूट को ब्लॉक कर रहा था। असूना इस टास्क के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन थोड़ा डरी हुई भी थी, क्योंकि मॉन्स्टर्स आम जानवरों से बहुत अलग होते हैं। उनके अंदर एक मैजिक स्टोन होता है जो उन्हें जबरदस्त ताकत और स्पेशल एबिलिटीज देता है। लेकिन लियम अब भी आशावादी था। हालांकि जब वे असली कैटरपिलर मॉन्स्टर को देखते हैं तो सारा कॉन्फिडेंस हवा हो जाता है। यह चीज पूरी तरह मेटल से बनी हुई थी, जिससे उनके सारे फिजिकल और मैजिकल अटैक्स बेकार साबित हो रहे थे। लियम को अचानक एक आइडिया आता है और वे असूना से कहता है कि वे बेट बने। जैसे ही मॉन्स्टर सही पोजीशन में आता है, लियम अपने आइटम बॉक्स से एक विशाल बोल्डर निकालता है और उसे सीधे कैटरपिलर पर गिरा देता है, जिससे वे तुरंत मर जाता है। जब वे शहर लौटते हैं तो उनके पास एक नहीं बल्कि 2 मरे हुए कैटरपिलर होते हैं। गिल्ड मास्टर यह देखकर शॉक्ड रह जाता है, लेकिन लियम बड़े ही कैजुअल अंदाज में कहता है कि उसने बस अपनी एनिमी सर्च स्किल का इस्तेमाल किया और दूसरे कैटरपिलर को भी खोज लिया। गिल्ड मास्टर इससे इंप्रेस होकर उन्हें एक बड़ा बोनस दे देता है। कुछ दिन बाद एल और उनके पिता शहर आते हैं, जहां वे एक बहुत हाई रैंकिंग व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आदमी अपनी कैरेज से उतरता है, वे पहले लियम के पिता की तरफ बढ़ता है, लेकिन चलते चलते एक नजर लियम पर भी डालता है। लियम को थोड़ा अजीब महसूस होता है और उसकी टेंशन सही साबित होती है जब वे आदमी उसे बुलाता है और पूछता है कि उसके पास जो रिंग है वे उसे कहां से मिली। पता चलता है कि वे रहस्यमयी आदमी जिसने लियम को ट्रेन किया था, दरअसल रेमॉन्ड नाम का एक हाई स्किल्ड मैच था, जिसे यह आदमी पहले से जानता था। ये सुनकर बूढ़ा आदमी हंसने लगता है और फिर लियम से कहता है कि वे अपने नौकर पर जितनी ताकत से हो सके हमला करे ताकि उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जा सके। बटलर आदमी एक कोने में खड़ा हो जाता है और लियम पूरी जान लगाकर 11 फायरबॉल अटैक्स चार्ज करता है और सीधा बटलर पर दाग देता है, जिससे उसका बैरियर
टूट जाता है और उसे चोट लगती है, लेकिन वे बूढ़ा आदमी बजाय किसी चिंता के बस हंसता है और कहता है कि लियम पहले से ही काफी स्ट्रांग है। फिर वे पूछता है कि वे बड़ा होकर क्या करना चाहता है। लियम बिना किसी झिझक के जवाब देता है कि वे अपनी इंडिपेंडेंस चाहता है। यह सुनते ही बूढ़ा आदमी तुरंत उसे नाइट बना देता है ताकि लियम को पहले ही दिन से आजादी मिल जाए। कुछ समय बाद जब लियम अपने आइटम बॉक्स मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसे एक लेटर मिलता है जो रेमोंड ने उसे लिखा था। उसमें लिखा था कि वे लियम को एक ग्रेजुएशन गिफ्ट देना चाहता है और उसने हाल ही में एक झील खाली कर दी है जिसमें 100 किलोग्राम सोना डाला गया है। अब लियाम को कोई तरीका निकालना होगा कि वे उस सोने को कैसे निकाले। लियाम दिमाग लगाकर सोचता है कि यह सोने की ईंटें नहीं हो सकती, तो वे अपने गट फीलिंग को फॉलो करता है और आइटम बॉक्स को कमांड देता है कि वे गोल्ड डस्ट पाउडर रिलीज करे। यह सही जवाब निकलता है। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे एक ट्रैप डोर खुलता है जो उसे एक डंजन में ले जाता है। वह उसे एक पुरानी मैजिक बुक और रेमंड का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि वे कभी इस बुक की मैजिक नहीं सीख पाया, इसलिए अब वे लियाम को दे रहा है ताकि शायद वे इसे यूज कर सके। लियम खुशी से झूम उठता है और तुरंत उस अदर वर्ल्डली मैजिक की प्रैक्टिस शुरू कर देता है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी वे कुछ नहीं कर पाता। कई दिन गुजर जाते हैं जब आखिरकार लियम उस बुक से एक स्पेल कास्ट कर पाता है जिसका नाम अनदर वर्ल्ड था। इस स्पेल से एक जादुई दरवाजा खुलता है जो उसे किसी दूसरी डायमेंशन में ले जाता है जहां वे खुद को या किसी भी चीज को छिपा सकता है। उसे महसूस होता है कि इस स्पेल की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं और वे इसे और ज्यादा सीखने में जुट जाता है। एक और महीना बीत जाता है। एक दिन एडवेंचर पर जाते वक्त लियम और असूना का सामना एक जायंट फ्रॉग मॉन्स्टर से होता है। लियम के सभी अटैक्स फेल हो जाते हैं क्योंकि मेंढक अचानक खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में डाल देता है। स्थिति को देखते हुए लियम बिना टाइम वेस्ट किए अनदर वर्ल्ड स्पेल का यूज करता है और खुद को और असूना को उसमें छिपा लेता है, जिससे वे किसी तरह बच जाते हैं। असूना इस घटना के बाद खुद को कमजोर महसूस करने लगती है क्योंकि अगर लियम की मैजिक नहीं होती तो वे मर चुकी होती। गिल्ड में लौटने के बाद गिल्ड मास्टर यह देखकर चौंक जाता है क्योंकि यह एक ए रैंक्ड टास्क था। असूना की शंका देखकर गिल्ड मास्टर उसे सलाह देता है कि वे लियम के साथ एक फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट बना ले जिससे वे जल्दी लेवल अप कर सके। असूना जो पहले से ही पावर हंग्री हुक थी तुरंत मान जाती है और गिल्ड मास्टर एक स्पेल कास्ट करके उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट में बांध देता है। इससे उसे तुरंत एक यूनिक स्किल मिलती है जिससे वे फ्लैश से भी तेज दौड़ सकती है। यह देखकर असूना लियम को अपनी दोस्त जॉर्ज के पास ले जाती है जो एक वेटरन एडवेंचरर थी। जॉर्ज भी लियम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और सभी को शॉक करते हुए उसे भी एक यूनिक स्किल मिलती है जिससे वे अपनी कुकिंग से किसी भी जख्म को ठीक कर सकती थी। ये एक तरह से मिरेकल था और जल्द ही इसकी खबर पूरे किंगडम में फैल जाती है। कुछ दिन बाद वही बूढ़ा आदमी लियम को चाय पर बुलाता है और बताता है कि प्रिंसेस स्कारलेट लियाम के स्लेव्स को परफॉर्म करते हुए देखना चाहती है, लेकिन लियाम यह सुनते ही साफ मना कर देता है, भाई वे मेरे दोस्त हैं, कोई सर्कस के जानवर नहीं। जाने से पहले बूढ़ा आदमी तुरंत माफी मांगता है, लेकिन इस पूरे समय असली प्रिंसेस वही नौकरानी के रूप में छिपी हुई थी और लियम को देखकर काफी इम्प्रेस हो चुकी थी कि उसने एक रॉयल ऑनर्डर को ठुकराने की हिम्मत दिखाई। अगले दिन लियम को प्रिंसेस स्कारलेट से मिलने बुलाया जाता है, लेकिन उसे देखते ही उसे समझ आ जाता है कि यह लड़की पूरी तरह से टॉक्सिक पर्सनालिटी वाली है। जैसे ही वे उसे ग्रीट करता है वे एक कुर्सी अरेंज करवाती है और फिर कहती है कि वे उसे बताए कि उसने जायंट कैटरपिलर्स और फ्रॉग मॉन्स्टर्स को कैसे हराया। लियम राहत की सांस लेता है क्योंकि यह उसके लिए एक इजी रिक्वेस्ट थी। प्रिंसेस यह जानकर काफी इम्प्रेस होती है कि उसने बिना किसी हाई लेवल मैजिक के इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स को हरा दिया, लेकिन तभी हाई लेवल मैजिक में का जिक्र होते ही लियम को अजीब सा फील होने लगता है। लेकिन तभी स्कारलेट उसे रियलिटी में वापस खींच लाती है और पूछती है कि क्या वे अपना कॉन्ट्रैक्ट मैजिक उसे दिखा सकता है। लियम को यह साफ था कि वे सिर्फ रॉयल अथॉरिटी की वजह से झुकने वाला नहीं था। लियम साफ शब्दों में स्कारलेट की रिक्वेस्ट ठुकरा देता है और कहता है कि उसके दोस्त कोई सर्कस के जानवर नहीं है। लेकिन स्कारलेट अचानक हंसने लगती है और कहती है कि लियम वाकई एक मजेदार इंसान है जिसने उसे 2 बार एंटरटेन किया। वे घोषणा करती हैं कि उसे इसका इनाम मिलेगा और बिना किसी चेतावनी के उसे बैरन का टाइटल दे देती है। लियम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि उसने ऐसा क्या किया जो उसे प्रमोशन मिल गया। लेकिन स्कारलेट उसे बताती है कि उसने उसे 2 बार हंसाया
और यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। वे उसे एक मैजिक बुक भी देती हैं जिसमें फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट मैजिक के बारे में लिखा होता है, जिसे पाकर लियम बेहद खुश हो जाता है। बाद में जब वे जंगल में जाकर बुक में लिखी मैजिक सीख रहा होता है तो ब्रूनो वहां आता है। वे उसे बर्थडे बम्प्स देकर बधाई देता है कि अब वे एक नोबल बन चुका है और फिर कहता है कि एल अभी खुद को कोस रहा होगा क्योंकि उसने अनजाने में ही सही लियम को अपने पिता से भी बड़ा टाइटल दिलवा दिया। लियम कहता है कि वे अभी भी सिर्फ बैरन हैं, जो उसके पिता से लोअर रैंक है, लेकिन ब्रूनो समझाता है कि जो फर्स्ट जनरेशन नोबल्स अपनी उपलब्धियों के दम पर यह टाइटल कमाते हैं वे उन लोगों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं जिन्हें यह टाइटल उनके पिता से मिला होता है। रात में जब लियम घर लौटता है तो रास्ते में एएलबी से सामना हो जाता है, जो गुस्से और जलन से भरा हुआ था। वे तिरस्कार से लियम के पास से गुजरता है और बड़बड़ाता है कि वे कुछ ऐसा करेगा जिससे सभी को दिखे कि वे लियम से बेहतर है। अगले दिन लियम की मुलाकात असूना और जोडी से होती है, जो दोनों अब उसे मास्टर बुलाने लगती हैं और उससे कुछ अनहोली चीजें करने की रिक्वेस्ट करने लगती हैं। शहर के सभी मर्द जलन से लियम को घूरने लगते हैं, जिससे बचने के लिए वे लड़कियों को मॉन्स्टर हंटिंग पर ले जाता है। जोडी एक आर्चर होती है जो वुल्व्स को पिन डाउन करती है, जबकि असूना उन्हें तुरंत खत्म कर देती है। जोडी नोटिस करती है कि उसके आई साइट निकीमेशन में बहुत सुधार हुआ है, जो एक आर्चर के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। इसे और बेहतर बनाने के लिए लियम उसे एक इंचांटमेंट स्पेल देता है, जिससे उसकी आंखें टेलीस्कोप जैसी बन जाती हैं। इस अपग्रेड से जोडी मिड रेंज आर्चर से सीधा स्नाइपर में बदल जाती है और लियम को दिल से थैंक यू कहती है। जल्द ही वे गिल्ड लौटते हैं, जहां चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ था। जब वे एक आदमी से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो पता चलता है कि डम्बास एएलबी ने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने उस पावरफुल मॉन्स्टर की सील हटा दी है जो उनकी टेरिटरी में दशकों से कैद था, और इसकी वजह से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। लियम तुरंत समझ जाता है कि यह सब एल ने सिर्फ जलन के कारण किया है और वे फौरन माउंटेन्स की तरफ भागता है। वहां पहुंचते ही वे देखता है कि दर्जनों घायल सैनिक पड़े हैं और एल्बिस भी स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ है। लियम को देखते ही एल उसका कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाता है, मैं तुझसे हार नहीं मानूंगा। लेकिन तभी गिल्ड मास्टर आता है और उसे जोर से बॉन्क मारकर सुला देता है, क्योंकि वे इस बेवकूफ से एक और शब्द सुनने के मूड में नहीं था। ए पूछती है कि वे किस चीज से लड़ रहे हैं, तो गिल्ड मास्टर बताता है कि दशकों पहले लियम के ग्रेट ग्रैंडपा ने ड्रैगन फील्ड राइडन को पहाड़ों में सील कर दिया था, लेकिन अब एल ने वे सील हटा दी है। ड्रैगन खुद तो इतने सालों तक बंद रहने के कारण कमजोर हो चुका था, लेकिन असली दिक्कत उसके ऑफस्प्रिंग्स थे, जिन्होंने सभी सैनिकों को घायल कर दिया था। गिल्ड मास्टर कहता है कि उसने ड्रैगन को दोबारा सील करने का इंतजाम कर लिया है, लेकिन जब तक उसके बच्चों को नहीं हराया जाता तब तक यह संभव नहीं होगा। लियम और लड़कियां वहां पहुंचती हैं जहां बेबी ड्रैगन्स मौजूद होते हैं। असूना तुरंत उन पर हमला करने के लिए दौड़ती है, लेकिन वे जितने छोटे दिखते थे उतने कमजोर नहीं थे। उनका फायर ब्रेथ इतना ताकतवर था कि सेकंड्स में पूरे पेड़ को राख बना सकता था। लियम तुरंत असूना को पीछे हटने के लिए कहता है और खुद उन पर फायरबॉल्स फेंकता है, लेकिन बेबी ड्रैगन्स उसे काउंटर कर देते हैं। उसे समझ आ जाता है कि वे इस लड़ाई को नहीं जीत सकते और लड़कियां पीछे हटने का सुझाव देती हैं। तभी बेबी ड्रैगन्स पूरी स्पीड में उन पर हमला करने के लिए भागते हैं और लियम के दिमाग में एक आइडिया आता है। वे लड़कियों से कहता है कि वे जितनी तेजी से भाग सकती हैं भागें। फिर वे अपने मैजिक बुकों से पॉकेट डायमेंशन का दरवाजा खोल देता है, जो सीधा बेबी ड्रैगन्स के सामने खुलता है। बेबी ड्रैगन्स बिना सोचे समझे उसमें कूद जाते हैं और लियम तुरंत ही स्पेल डिस्पेल कर देता है। बच्चे ड्रैगन गायब हो जाते हैं और सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास ड्रैगन को फिर से सील करने का साफ मौका था। जैसे ही मैजिशियन सील कास्ट करते हैं, असूना और जॉर्ड लियम से पूछती हैं कि उसने अभी क्या स्पेल इस्तेमाल किया था। लियम उन्हें एसपी के बारे में बताता है और समझाता है कि वे पॉकेट डायमेंशन में चीजें स्टोर कर सकता है। वे कहता है कि क्योंकि उसने यह स्पेल पूरी तरह से मास्टर नहीं किया है, तो यह संभव है कि अंदर रखी चीजें हमेशा के लिए गायब हो जाएं। इसका मतलब है कि अब उन्हें बेबी ड्रैगन्स की चिंता नहीं करनी होगी। असूना लियम की इस स्किल से पूरी तरह इम्प्रेस हो जाती है और फौरन उसे फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन तभी लियम को अचानक कोई आवाज सुनाई देती है। जब वे पलटकर देखता है तो सामने कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन फील्ड राइडन खड़ा होता है और उससे सीधे बात कर रहा होता है। लियम हैरान रह जाता है और पूछता है कि यह कैसे हो सकता है।
लेकिन रीडन के पास इससे भी जरूरी सवाल होते हैं। वे महसूस कर सकता है कि लियम का शरीर और आत्मा आपस में मेल नहीं खाते। वे उसके मन को भी पढ़ सकता था और यह जान लेता है कि लियम इस दुनिया का नहीं है। लियम अभी इस शॉकिंग रिवील को प्रोसेस कर ही रहा होता है कि राइडन उसमें दिलचस्पी लेने लगता है। वे लियाम से कहता है कि उसे अपने साथ ले चले और दिखाए कि वे किस तरह का भविष्य बना सकता है। वे उसे आश्वासन देता है कि उसकी ताकत उसके बहुत काम आएगी। लियम इस ऑफर को स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसे राइडन से किसी भी तरह की बुरी वाइब्स महसूस नहीं होती। राइडन अचानक मना में बदल जाता है और सीधे लियम के शरीर में समा जाता है, जिससे उसके हाथ पर एक टैटू उभर आता है। लियम तुरंत महसूस करता है कि उसकी बॉडी में जबरदस्त एनर्जी बह रही है और वे इसे टेस्ट करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। बिना किसी इनकैंटेशन के वे 11 मैजिक मिसाइल्स दाग देता है और जब वे चांट करता है तो वे 17 मैजिक मिसाइल्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। वे इस नई शक्ति से दंग रह जाता है, लेकिन तभी वे देखता है कि सारे मैजिशियंस जोर जोर से सांस ले रहे हैं, जैसे कि वे सुबह अपनी एस्मा मेड्स लेना भूल गए हों। राइडन तुरंत लियम को बताता है कि वे अपनी मना को जल्दी से अपने अंदर संभाले क्योंकि यह बाकी लोगों को ओवरवेल्म कर रही है। लियम तुरंत ऐसा करता है और आखिरकार सभी मैजिशियंस को राहत मिलती है। गिल्ड मास्टर उसका धन्यवाद करता है कि उसने पूरे केस को इतनी अच्छी तरह से संभाला और लियम बाकी सभी को हुए नुकसान के लिए माफी मांगता है, जो कि उसके स्टूपिड ओल्डर ब्रदर ALB की वजह से हुआ था। लियम को लगता है कि उसे घायलों की मदद करनी चाहिए, इसलिए वे 10 किलो सोना डोनेट कर देता है। उस रात लियाम के पिता पहली बार उसे थैंक यू कहते हैं कि उसने ALB की फैलाई हुई गड़बड़ को संभाल लिया, लेकिन लियम को अब भी यह जानना था कि ALB का क्या होगा। उसके पिता बताते हैं कि फिलहाल उसे हाउस अरेस्ट में रखा जाएगा और उसके लिए सख्त सजा पर विचार किया जा रहा है। लियम को अपने भाई के लिए थोड़ा बुरा लगता है और वे उसके कमरे की ओर जाता है, लेकिन अंदर नहीं जाता। अंदर से ALB की चीखें आ रही थीं। मुझे हैमिल्टन फैमिली को फिर से जिंदा करना चाहिए था, न कि लियम को। लियम को एहसास होता है कि उसका भाई असल में सिर्फ फैमिली नेम की परवाह करता था और इसी वजह से वे इतना अजीब बन गया था। वे उसे डिस्टर्ब नहीं करता और सोने चला जाता है। अगली सुबह जब वे जागता है तो पाता है कि उसे 2 न्यू एक्साइटिंग स्पेल्स मिले हैं, जो उसे राइडन से कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद मिले। वे तुरंत जंगल की ओर भागता है और पूरे दिन मेहनत करके उनमें से सिर्फ एक स्पेल को मास्टर कर पाता है। यह स्पेल उसे बेबी ड्रैगन को पॉकेट डिमेंशन से समन करने की इजाजत देता है और अब वे पूरी तरह से फ्रेंडली और आज्ञाकारी हो चुका था। लियम ड्रैगन को अपने साथ खेलते देख रहा होता है, तभी अचानक एक हैरान करने वाली आवाज सुनाई देती है। तुम होली मैजिक भी कर सकते हो। लियम पलटकर देखता है और सामने प्रिंसेस स्कारलेट खड़ी होती है। वे बताती हैं कि वे एक महत्वपूर्ण काम के लिए यहाँ आई हैं। पहले वे कहती हैं कि एक ड्रैगन को हराना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जो बड़े लोग सत्ता में बैठे हैं वे उसे बैरन से ऊंचा टाइटल नहीं देने देंगे, इसलिए वे उसे हीरो कैंडिडेट का टाइटल दे रही है, जिससे उसे भी फायदा होगा और जनता भी संतुष्ट रहेगी। इसके बाद स्कारलेट लियम से पूछती है कि उसने ड्रैगन को कैसे हराया। वे पूरी कहानी बताता है कि उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था। यह सुनकर प्रिंसेस स्कारलेट पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि अब वे पक्की हो जाती हैं कि लियम होली मैजिक यूज कर सकता है। लेकिन अगर यह खबर बाहर आई तो यह उसके लिए भारी मुसीबत बन सकता है। इसलिए वे लियम को सख्त आदेश देती है कि जब तक वे ना कहे तब तक वे यह बात किसी को नहीं बताएगा। लियम के पास कोई और चॉइस नहीं होती तो वे मान जाता है, लेकिन अगले ही दिन प्रिंसेस उसके मुंह बंद रखने की कीमत अदा कर देती है। ये एक ट्रेजर चेस्ट जिसमें 3000 सोने के सिक्के थे। कुछ दिनों बाद ओल्ड मैन जेम्स लियम से मिलने आता है और सीधा उससे पूछता है कि क्या वे होली मैजिक कर सकता है। लियम हकलाने लगता है और बहाना बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि प्रिंसेस स्कारलेट ने उसे चुप रहने के लिए पैसे दिए थे। लेकिन जेम्स कहता है कि प्रिंसेस अभी बहुत छोटी और अनुभवहीन है और इतने बड़े मामलों को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है। वे आगे कहता है कि जिस मात्रा में पैसे लियम को गिफ्ट किए गए हैं उससे उसे शक होने लगा था। ऊपर से अगर स्कारलेट वाकई चाहती तो वे लियम की उपलब्धियों को राजा के सामने पेश करके उसे प्रमोशन दिला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब यह था कि वे कुछ छिपा रही थी। जेम्स जब और जोर देकर पूछता है तो आखिरकार लियम हार मान लेता है और कबूल करता है कि उसने ड्रैगन फील्ड राइडन की शक्ति को अब्सॉर्ब करने के बाद कुछ होली मैजिक स्पेल्स हासिल कर लिए। जेम्स इसे देखने के लिए उत्सुक हो जाता है और लियम उसे ऑल क्लियर स्पेल दिखाता है, जो किसी भी नेगेटिव इफेक्ट को हटा सकता है, जिसमें पॉइजनिंग और पेट्रिफिकेशन भी शामिल है।
जेम्स इससे बहुत इम्प्रेस होता है, लेकिन फिर वे लियम को एक महत्वपूर्ण इतिहास का सबक देने का फैसला करता है। वे थ्री ड्रैगन्स वॉर के बारे में बताता है जो कई शताब्दियों पहले हुआ था। उस युद्ध में मैजिक यूजिंग ड्रैगन ने जीत हासिल की थी और फिर एक ह्यूमन के साथ जुड़ गया जो उसकी होली मैजिक उधार ले सकता था। वे ह्यूमन आगे चलकर एक देश की स्थापना करता है जो कि वही देश है जिसमें वे आज रह रहे हैं। लियम इस कहानी को अपने संदर्भ में कैसे जोड़ना है यह सोचकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी जेम्स उससे पूछता है कि जब वे सुनता है कि एक ड्रैगन ने ह्यूमन के साथ मिलकर एक देश बनाया तो उसके दिमाग में क्या आता है। लियम, जो कि एक किंकी सन ऑफ अ गन था, कहता है कि उसने तो सोचा था कि ड्रैगन और इंसान ने शादी कर ली और उनके बच्चे हो गए। जेम्स ठंडी सांस लेता है और कहता है कि बाकी सारे इंसानों ने भी पहले यही सोचा था, लेकिन अब उसे लगता है कि मामला उल्टा था। वे लियम से कहता है कि उसने ड्रैगन को अपने शरीर में ऑब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए वे उसके साथ ज्वाइन हो चुका है। लियम को यह लॉजिक सही लगने लगता है और फिर जेम्स कहता है कि उसमें अपने देश की फाउंडेशन लेजेंड को दोबारा दोहराने की क्षमता है, लेकिन यही बात जेम्स को दो चीजों के लिए चिंतित कर रही थी। पहली, हैमिल्टन फैमिली को लेकर। जेम्स बताता है कि लियम के ग्रेट ग्रैंडफादर को नोबल का टाइटल मिला था क्योंकि उसने राइडन को सील किया था, लेकिन अगर यह सच निकला कि राइडन वही ड्रैगन था जिसने उनके देश की स्थापना में मदद की थी, तो उनकी यह उपलब्धि तुरंत रद्द हो जाएगी और बदतर स्थिति में उनका नोबल स्टेटस भी खत्म हो सकता है। लेकिन यह अभी भी छोटी समस्या थी क्योंकि जेम्स को सबसे बड़ा डर यह था कि क्या होगा अगर राइडन अब गुस्से में है और अपने सील किए जाने का बदला लेने की साजिश रच रहा है। लियम को जेम्स की बातों में लॉजिक तो दिखता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जब उसने पहले राइडन को ड्रैगन फील्ड कहा था तो उसने एकदम शांत भाव से जवाब दिया था कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान उसे क्या बुलाते हैं, क्योंकि हर कुछ शताब्दियों में वे उसे कोई नया टाइटल दे देते हैं। लियम को एहसास होता है कि राइडन को इस किंगडम से कोई नाराजगी नहीं है और जेम्स यह मान लेता है कि यह सब सिर्फ लियम की वजह से हुआ, जिसने ड्रैगन से ठीक से बातचीत की और उसे सही तरीके से आजाद किया। अगले दिन जब लियम गिल्ड जाता है तो असूना और जॉर्ड बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती हैं। जैसे ही वे उसे देखती हैं, वे उसे सीधे गिल्ड से बाहर खींच लेती हैं क्योंकि वह कई लोग लियम में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। ड्रैगन को हराने के बाद सभी लियम की पार्टी को ज्वाइन करना चाहते थे ताकि वे उन्हें भी कैरी कर सके। लड़कियां उसे समझाती हैं कि किसी को भी पार्टी में शामिल करने से पहले सावधान रहे, लेकिन यही सब नहीं था। जैसे ही लियम घर पहुंचता है, वे देखता है कि उसके सामने टिंडर प्रोफाइल्स का एक मोटा सा बंडल रखा हुआ है उन लड़कियों का जो उससे शादी करना चाहती हैं या फिर उनके घर वाले उन्हें शादी के लिए आगे बढ़ा रहे थे। लियम इस अचानक पड़ी लाइमलाइट से थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी ब्रूनो द पिम्प वहां पहुंचता है और कहता है कि उसे लियम की शादी अपनी बीवी की दूर की बहन से करानी है। किसी तरह लियम इन सभी शादी के ऑफर्स से बच निकलता है और सीधा असूना और जॉर्ड के पास जाता है ताकि उन्हें कुछ खास दिखा सके। वे उन्हें जंगल में ले जाता है और वे दोनों सोच रही होती हैं कि शायद वे अपनी फुट लॉन्ग सॉसेज दिखाने वाला है, लेकिन इसके बजाय वे उन्हें अपनी पॉकेट डिमेंशन के अंदर ले जाता है जिसमें अब एक हाउस भी मौजूद था। वे बताता है कि उसने इसे एक अलग शहर के कारपेंटर्स से बनवाया और फिर इसे डायरेक्ट पॉकेट डिमेंशन में डाल दिया। चूंकि अब उसने अनदर वर्ल्ड स्किल पूरी तरह मास्टर कर लिया था, इसलिए इस डायमेंशन में रखी चीजें गायब नहीं होंगी। इसके बाद लियम उन्हें पूरे घर का टूर देता है और मजाक में समझाता है कि हर लोकेशन पर वे किस पोजीशन में रह सकते हैं। जॉर्ड नोटिस करती है कि यह जगह बहुत ज्यादा ब्राइट है और लियम तय करता है कि वे इस पर एक्सपेरिमेंट करेगा ताकि परफेक्ट लाइटिंग सेट की जा सके। सबसे पहले वे एक शैडो स्पिरिट समन करता है जिससे पूरी डिमेंशन पिच ब्लैक हो जाती है। फिर वे सैलमेंडर को समन करता है ताकि वे फायर प्लेस जलाकर नेचुरल लाइट और वार्मथ प्रदान कर सके। लेकिन जॉर्ड अब भी संतुष्ट नहीं थी क्योंकि लो लेवल शेड स्पिरिट डार्कनेस को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी असूना कहती है कि काश स्पिरिट्स भी उनकी तरह इवॉल्व कर पाते। यह सुनकर लियम को एक गजब का आइडिया आता है। वे शेड स्पिरिट्स के साथ फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट टाबर बना देता है। जैसे ही वे यह करता है, शेड स्पिरिट तुरंत इवॉल्व होकर मिड लेवल स्पिरिट बन जाता है और डार्कनेस को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने की क्षमता पा लेता है। वे लियम के सामने शपथ लेता है कि उसने उसे इवॉल्व करने में मदद की, इसलिए वे उसकी लॉयल्टी की कसम खाता है। लियम कहता है कि वे उसे दोबारा समन नहीं कर सकता
क्योंकि उसे मीडियम लेवल स्पिरिट्स समन करने का स्पेल नहीं आता। शेड स्पिरिट उसे सलाह देता है कि वे उसे रिंग में स्टोर करे और फिर प्रैक्टिस करे जब तक कि वे उसे आजादी से समन न कर सके। लियम को यह आइडिया पसंद आता है और वे तुरंत स्पिरिट को अपनी रिंग के अंदर समा लेता है। इसके बाद वे सैलामेंडर को भी इवॉल्व करके उसे अपनी रिंग में स्टोर कर देता है। इसी तरह वे हर एलिमेंट का एक मिड लेवल स्पिरिट विकसित करता है और आखिरकार मीडियम लेवल स्पिरिट समनिंग मैजिक हासिल करता है, जो बेहद कीमती था। अगले दिन लियम जंगल में जाता है क्योंकि रीडन ने उसे वहां भेजा था। अचानक रीडन उससे संपर्क करता है और कहता है कि वे उसके बच्चे को समन करे। जैसे ही वे ऐसा करता है, बेबी ड्रैगन उसे सीधा हिडन फॉरेस्ट ऑफ द फेरीज ले जाता है। जैसे ही वहां मौजूद फेरीज लियम को देखते हैं, वे डरकर भाग जाती हैं। लेकिन जब वे उन्हें बताता है कि उसे रिडॉन ने भेजा है, तो वे उस पर भरोसा करने लगती हैं। रिडॉन ने लियम को बताया था कि फेरीज संकट में थीं क्योंकि उनका शिकार किया जा रहा था। उनके पंखों की मार्केट में बहुत ऊंची कीमत थी, इसीलिए रिडॉन चाहता था कि लियम उनकी रक्षा करे। वे कहता है कि वे उनके लिए एक बैरियर बनाए और उन्हें नाम दे, क्योंकि यह इंसानों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला नेचुरल मैजिक था। लियम सबसे पहले एक फेरी पर फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट स्पेल कास्ट करता है और उसका नाम रेन रखता है। लेकिन इसके बाद जो होता है उससे हर कोई चौंक जाता है। रेन तुरंत एल्फ में इवॉल्व हो जाती है। इवन रियाना इज शॉक। लियम को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन राइडन उसे बताता है कि जब उसने नाम और कॉन्ट्रैक्ट मैजिक दोनों को मिलाया तो इसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ गया। राइडन उसे सलाह देता है कि वे हमेशा उन क्रिएचर्स को नाम दे जिनके साथ वे कॉन्ट्रैक्ट की सलाह पार्ट बनाए। अब जब रेन एक एल्फ बन चुकी थी, तो बाकी सभी फेरीज भी लियम से नाम पाने के लिए उत्सुक हो गईं। लियम सबको नाम देता है और उन्हें अपना फैमिलियर बना लेता है। थोड़ी ही देर में पूरी फेरी रेस एल्फ्स में बदल जाती है। रना, जो उनमें से सबसे प्रभावशाली थी, लियम से पूछती है कि वे उसके लिए कैसे काम कर सकती हैं। लेकिन लियम के पास कोई टास्क नहीं था, तो वे बस कहता है अपना खुद का एक विलेज बनाओ और यहाँ खुशहाल रहो। एल्फ्स तुरंत अपने गांव की योजना बनाने लगते हैं, जबकि लियम लगातार माना ओवरयूज की वजह से थक जाता है। जैसे ही वे आराम करने के लिए बैठता है, उसे जंगल के अंदर एक अजीब सी मैजिक पावर महसूस होती है। वे उस दिशा में बढ़ता है और जल्द ही एक मैजिक फ्रूट को पेड़ से लटकते हुए देखता है। रना वहां आ जाती है और बताती है कि जब भी फेरीज के पास फ्री टाइम होता है, तो वे हवा में मौजूद मैजिक को इकट्ठा करके उसे एक जगह केंद्रित कर देती हैं। राइडन लियम को इसे ट्राई करने के लिए कहता है। राना की इजाजत मिलने के बाद लियम उस फ्रूट को खाता है और तुरंत ही उसके अंदर अनलिमिटेड एनर्जी महसूस होती है। वे टेस्ट करने के लिए मैजिक मिसिल्स दागता है और पाता है कि अब वे 19 मिसिल्स एक साथ दाग सकता है। अगले दिन वे फिर से एल्फ्स से मिलने जाता है, जो उसे बहुत जोश से ग्रीट करते हैं। लेकिन उनका जोश जल्द ही ठंडा पड़ जाता है जब वे उसे अपने बनाए हुए घरों को दिखाते हैं, जो पूरी तरह से मिजरेबल अटेम्प्ट्स थे। तभी अचानक वे एक तेज चीख सुनते हैं। जब वे दौड़कर वहां पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि कुछ बैंडिट्स ने एक एल्फ को पकड़ रखा है। लियम दौड़कर उन बैंडिट्स की तरफ जाता है और उन्हें धमकाता है कि वे उस लड़की को छोड़ दें, लेकिन वे उसे एक रियलिटी चेक देने का फैसला करते हैं। एक बैंडिट उस पर हमला करता है, लेकिन लियम उसे बस एक मैजिक मिसल से हवा में उड़ा देता है। बाकी दो बैंडिट्स उसे टैग टीम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लियम तुरंत अपना शैडो क्लोन समन करता है और उनके कंबाइंड अटैक से दोनों को नॉकआउट कर देता है। इसके बाद लियम तय करता है कि वे एल्व्स को अस्थायी रूप से अपनी पॉकेट डिमेंशन में भेज देगा, क्योंकि जंगल अब उनके लिए सुरक्षित नहीं था। उसे चिंता थी कि वह पर्याप्त जगह नहीं होगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि उसकी पॉकेट डिमेंशन अब पहले से ज्यादा एक्सपैंडेड हो चुकी थी। शायद इसलिए क्योंकि उसने कल मैजिक फ्रूट खाया था। लियम लड़कियों को अंदर भेजता है और फिर उन्हें अपनी टेरिटरी में लाकर बाहर निकालता है, ताकि बैंडिट्स उन पर हमला न कर सकें। एल्व्स उसकी इस शक्ति से दंग रह जाते हैं और घुटनों के बल बैठकर उससे भीख मांगते हैं कि वे उनका किंग बने और उनका नेतृत्व करे। वे कसम खाते हैं कि अगर वे राजा बनता है तो वे उसकी हर बात मानेंगे। लियम, जो कि पहले से ही एक परवर्ट था, इस ऑफर को तुरंत स्वीकार कर लेता है। वे एल्व्स को इंस्टेंट रामेन खाने को देता है और फिर अपने हाई लेवल होली स्पेल की प्रैक्टिस शुरू करता है, जो उसे राइडन से मिला था। उसे यह स्पेल सीखे 4 डेज हो चुके थे, लेकिन अब तक वे इसे एक बार भी कास्ट नहीं कर पाया था। अचानक उसे यूरिका मोमेंट मिलता है और वे आखिरकार स्पेल को समझ जाता है। वे एल्व्स
को अपने आसपास इकट्ठा करता है और अपना नया सीखा हुआ टेलीपोर्टेशन मैजिक इस्तेमाल करता है, जिससे वे सभी को एक आइसोलेटेड लैंड पर पहुंचा देता है जो उसके घर से 100 किलोमीटर दूर था। वहां पहले से ही उसका क्लोन मौजूद था और इसी ट्रिक के जरिए उसने इस जगह को अपनी टेलीपोर्टेशन मैजिक के लिए डेस्टिनेशन सेट किया था। वे क्लोन को डिस्पेल कर देता है और फिर रिडन उसे आदेश देता है कि वे अपनी क्रेस्ट्स पावर का उपयोग करके इस पूरे इलाके को अनलॉक करे। जैसे ही लियम ऐसा करता है, एक सील टूट जाता है और इस जगह की असली सुंदरता सामने आ जाती है। एल्व्स खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वे एक लुश फॉरेस्ट में रहने वाले थे, लेकिन तभी रिडन बताता है कि यह उन जगहों में से एक है जिन्हें उसने सील किया था। लियम उससे पूछता है कि ऐसा क्यों किया गया था, लेकिन राइडन चुप हो जाता है तो वे और ज्यादा नहीं पूछता। इसके बाद एल्फ गर्ल्स अपने घर बनाने के लिए जगह ढूंढने लगती है, जबकि लियम टेलीपोर्टेशन स्पेल को पूरी तरह से मास्टर करने की कोशिश करता है। कई बार प्रैक्टिस करने के बाद वे इसे 0 सेकंड्स कास्टिंग टाइम तक कम करने में सफल हो जाता है। वे घर वापस जाने का फैसला करता है और 3 बेबी ड्रैगन्स को एल्व्स की रक्षा के लिए वहीं छोड़ देता है। जैसे ही वे घर पहुंचता है, उसे प्रिंसेस स्कारलेट देखने आती है। वे उससे पूछती है कि क्या उसके अंदर मौजूद ड्रैगन ने कभी प्रॉमिस्ड लैंड के बारे में कुछ बताया है। लियम कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं सुना, लेकिन वे यह खुलासा करता है कि राइडन ने सील्ड लैंड्स का जिक्र किया था। वे एल्व्स के बारे में भी बताता है और स्कारलेट उन्हें देखने की इच्छा जताती है। लेकिन इससे पहले लियम का एक फेवर होता है। वे एक स्किल्ड इंजीनियर से मिलना चाहता था जो एल्व्स को गांव बनाने में मदद कर सके। स्कारलेट उसे एक ड्वार्फ से मिलवाती है जो कि रॉयल कोर्ट इंजीनियर था। लियम तुरंत अपना क्लोन बनाता है और उसे एल्फ विलेज ले जाता है। जैसे ही वे जंगल में पहुंचते हैं, स्कारलेट राइडन से पूछती है कि क्या यही प्रॉमिस्ड लैंड है, लेकिन वे कोई डेफिनेट आंसर नहीं देता। स्कारलेट बताती है कि लेजेंड के अनुसार जब मानवता डिस्ट्रक्शन के कगार पर होगी तो वे इस प्रॉमिस्ड लैंड में शरण लेंगे। फिर वे एक रिंग निकालती है जो उनकी सैल्वेशन की थी और यह लियम्स टैटू के साथ रेजोनेट करने लगती है। लियाम इसे पकड़ने की इजाजत मांगता है और जैसे ही वे इसे छूता है, पूरी द्वीप हवा में तैरने लगती है। अब स्कारलेट को किसी भी संदेह की जरूरत नहीं थी। वे तुरंत लियम के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है, उसकी लॉयल्टी की शपथ लेती है और उससे निवेदन करती है कि वे यहाँ एक नया कंट्री बनाएं जो सभी को बचा सके। जल्द ही एल्व्स अपने गांव बनाने में जुट जाते हैं और ड्वार्फ इंजीनियर उनकी मदद करता है। दूसरी ओर लियम पूरे क्षेत्र से मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। स्कारलेट उत्सुकता से उसे मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए देखती रहती है, लेकिन तभी लियम उससे पूछता है कि क्या उसे अब राजधानी वापस नहीं लौट जाना चाहिए। स्कारलेट जवाब देती है कि वे अब हमेशा लियम के साथ रहेगी और उसकी सेवा करेगी क्योंकि वे प्रॉमिस्ड लैंड का असली मास्टर है। लियम इस बात को लेकर थोड़ा असहज महसूस करता है क्योंकि यह एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल हैसल बनने वाला था, लेकिन तभी स्कारलेट उसे बताती है कि उसकी माँ के परिवार की वेन्स में ड्रैगन्स ब्लड बहता है। इसी वजह से उनकी फैमिली की औरतों की शादी हमेशा रॉयल फैमिली में होती थी। हालांकि वे खुद लियम की सेवा करना चाहती थी क्योंकि उसके अंदर होली ड्रैगन राइडन था। इसी बीच राइडन लियम से कहता है कि वे स्कारलेट को उत्तर की ओर ले जाए क्योंकि वह कुछ ऐसा है जो उसे पसंद आएगा। वे उत्तर की ओर बढ़ते हैं और एक स्टोन डोर देखते हैं जो उन्हें एंशिएंट रून्स तक ले जाती है। जैसे ही वे सीढ़ियां उतरते हैं, वे देखते हैं कि दीवारों पर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं और फिर वे एक ब्लैक ड्रैगन स्टैच्यू के सामने पहुंच जाते हैं। अचानक ये स्टैच्यू जाग जाती है। रिडॉन बताता है कि यह एक गार्डियन गोलेम है जो उसी के मॉडल पर बनाया गया था। लियाम की पहली परीक्षा इसे हराने की थी। रिडन उसे एक हिंट देता है, इस गोलेम के सिर पर मेरा नाम एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा है और अगर तुम उसमें से एक अक्षर मिटा दो तो यह शब्द ओबे में बदल जाएगा। सौभाग्य से स्कारलेट को यह भाषा आती थी। वे लियम को सही अक्षर बताती हैं और लियाम टेलीपोर्ट करके गोलेम के सिर पर वार करता है। अचानक गोलेम पूरी तरह से स्कारलेट का आज्ञाकारी पालतू बन जाता है क्योंकि उसकी वेन्स में ड्रैगन ब्लड था। स्कारलेट तय करती है कि वे कुछ समय के लिए गोलेम के साथ रहेगी और लियम बाहर चला जाता है। वे गहरी सांस लेता है और सोचता है कि स्कारलेट कितनी जिद्दी है कि वे हर हाल में उसकी सेवा करना चाहती है, लेकिन वे अब तक इस आदत का आदी नहीं हो पाया था। अचानक वे एल्फ विलेज की दिशा में धुआं उठते हुए देखता है। वे तुरंत वहां टेलीपोर्ट करता है और जो देखता है उससे उसका दिल दहल जाता है। पूरा गांव राख में तब्दील हो चुका था। रेना दौड़ती हुई लियम के पास आती है और बताती है कि वुल्फमैन ने
उन पर हमला किया और पूरा गांव तबाह कर दिया। इससे पहले कि लियम कुछ कर पाता, वुल्फमैन ट्राइब खुद ही उससे सामना करने आ जाती है। उनका नेता उसे एक फिल्थी आउटसाइडर कहता है और धमकाता है कि अगर वे होली लैंड से तुरंत नहीं गया तो उसकी फैमिली के डिनर में वही परोसा जाएगा। लियम शांति से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वुल्फ लीडर बिना कोई मौका दिए उस पर झपट पड़ता है। लियम तुरंत टेलीपोर्ट करके उसके पीछे पहुंचता है और उसे क्लोज रेंज लाइटनिंग अटैक से रोक देता है। फिर वे बेबी ड्रैगन समन करता है ताकि वुल्फ लीडर को दिखा सके कि वे कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं है। वुल्फ लीडर यह देखकर हैरान रह जाता है और लियम उससे पूछता है कि क्या उसकी ट्राइब इतने समय से राइडन के आदेश पर इस क्षेत्र की रक्षा कर रही थी। वुल्फ लीडर पुष्टि करता है कि ऐसा ही है और फिर लियम उसे बताता है कि एल्व्स भी ड्रैगन्स प्रोटेक्शन के अंतर्गत आते हैं। वुल्फ लीडर गांव पर हमले के लिए माफी मांगता है, लेकिन रिया कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे दोनों ही होली ड्रैगन की सेवा करते हैं। वे सुझाव देती हैं कि वुल्फ्स लियम के साथ कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करें और उसकी लॉयल्टी की शपथ लें। पूरी वुल्फ ट्राइब इस प्रस्ताव से सहमत हो जाती है। लियम को इसमें कोई बुराई नहीं दिखती और वे सबसे पहले वुल्फ लीडर के साथ फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट मैजिक कास्ट करता है। लेकिन जैसे ही वे यह करता है, वुल्फ लीडर अचानक एक वुमन में बदल जाती है। लियम यह देखकर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसे लगा था कि लीडर एक मेल था। खैर, किसी तरह वे इस बात को पचाता है और उसका नाम क्रिस रखता है। फिर वे बाकी वुल्फ्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है। अगले दिन वे देखता है कि न्यूली इवॉल्व्ड वेयरवुल्फ्स एल्व्स के साथ गांव को फिर से बनाने में मदद कर रहे हैं। क्रिस दौड़कर लियम को गले लगा लेती है और एक बार फिर गांव को नुकसान पहुंचाने के लिए माफी मांगती है। लियम सोचता है कि काश उसके पास ऐसा कोई स्पेल होता जिससे वे सब कुछ मैजिकली रिपेयर कर सकता। तभी राइडन उससे कहता है कि अगर उसके पास ऐसा स्पेल नहीं है तो वे खुद उसे बना सकता है। लियम यह सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और राइडन उसे सलाह देता है कि वे पूरे प्रोसेस की क्लियर इमेजिनेशन करे। लियम पूरी तरह ध्यान केंद्रित करता है और एक ऑटो रिपेयर मैजिक बनाता है जो किसी भी चीज को उसके ओरिजिनल स्टेट में लौटा सकता है, चाहे वे कितना भी क्षतिग्रस्त क्यों ना हो। इसके बाद वे एक आइसोलेटेड एरिया में जाता है ताकि वे और नए स्पेल्स बना सके। जब वे इम्प्रूव्ड फायर मिसाइल्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो रेना अचानक वया आती है और उसे बताती है कि एक इमरजेंसी है। ह्यूमन सोल्जर्स इस क्षेत्र में घुस चुके हैं और फेरीज का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। लियम बिना समय गंवाए तुरंत वया टेलीपोर्ट करता है जहां इन ह्यूमंस को देखा गया था और उनका सामना करता है। सैनिक उससे पूछते हैं कि क्या वे यहाँ रहता है और क्या वे फेरीज के बारे में कुछ जानता है। लियम उन्हें बताता है कि यह जगह उसकी कंट्री है और उन्हें यहाँ बिना अनुमति के नहीं आना चाहिए। सैनिक उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि यह कहानी उसके इमेजिनरी फ्रेंड्स के लिए बेहतर होगी। वे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो लियम चेतावनी के रूप में मैजिक मिसाइल्स दागता है। इसके बावजूद एक आदमी उस पर झपट पड़ता है। लियम तुरंत टेलीपोर्ट करके उसके घोड़े पर चढ़ जाता है और फिर उसे मैजिक मिसाइल से उड़ा देता है। इसके बाद वे सैनिकों को कड़ी चेतावनी देता है कि वे फिर कभी उसकी कंट्री में कदम न रखें। सब कुछ निपटाने के बाद वे अपने गांव वापस लौटता है जहां रेना उसे उन फेरीज से मिलवाती है जो पहले से इस क्षेत्र में रह रही थी लेकिन ह्यूमंस के हमले की वजह से छिप गई थी। रेना बताती है कि वे सभी लियाम के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती हैं। लियाम यह देखकर फ्लेबरगास्ट हो जाता है क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। वे पूरे दिन 1000 नाम बनाने में बिताता है जबकि वे फेरीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है और उन्हें एल्वीज में बदल देता है। जल्द ही वे सभी उसके गांव के रेजिडेंट्स बन जाते हैं। बाद में लियम अपनी पॉकेट डायमेंशन में स्कारलेट, रेना और क्रिस को बुलाता है और उन्हें ह्यूमन सोल्जर्स द्वारा पहने गए हेलमेट्स दिखाता है। स्कारलेट बताती है कि ये PEA किंगडम से है जो प्रॉमिस्ड लैंड के पास मौजूद है, ठीक वैसे ही जैसे कि उनका जामल किंगडम और एक और देश क्वादर। वे मानती है कि ये सैनिक सिर्फ स्काउट्स थे और जल्द ही 3 किंगडम्स की सेनाएं इस टेरिटरी पर दावा करने के लिए यहाँ आ सकती है। लियम यह सुनकर टेंशन में आ जाता है और पहली बार स्कारलेट के सुझाव को गंभीरता से लेना शुरू करता है कि उसे यहाँ एक कंट्री बनानी चाहिए। स्कारलेट कहती है कि एक देश के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, लैंड, पीपल और पावर। लियम के पास पहले से ही लैंड थी और जैसे जैसे कंट्री की खबर फैलेगी पीपल भी खुद आ जाएंगे। लियम कहता है कि उसे पावर की जरूरत है और क्रिस तुरंत खुद को आर्मी लीडर बनाने का प्रस्ताव रखती है। वे कहती हैं कि उसकी वेयरवुल्फ आर्मी उन सभी दुश्मनों को खत्म कर देगी
जो उन पर हमला करेंगे। हालात उम्मीद से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं और अगले ही दिन जैमल किंगडम का एक नोबल राजा के आदेश पर लियम से मिलने आता है। वे कहता है कि जैमल किंगडम लियम से युद्ध नहीं चाहता बल्कि एक अलायंस बनाना चाहता है। इसके लिए राजा ने प्रिंसेस स्कारलेट की शादी लियम से करने का प्रस्ताव दिया है। लियम यह सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। प्रस्ताव सुनने में अच्छा लग रहा था, लेकिन वे पहले स्कारलेट से बात करके इसकी पुष्टि करना चाहता था। वे तुरंत टेलीपैथी स्पेल बनाता है ताकि वे दूसरों को बिना बताए आपस में बात कर सकें। वे स्कारलेट से पूछता है कि क्या उसे यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। स्कारलेट जवाब देती है कि उसे यह करना चाहिए क्योंकि भले ही इसके पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल प्लान हो, यह शादी उसके किंगडम के लिए फायदेमंद होगी। यह सुनकर लियम नोबल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और कहता है कि वे प्रिंसेस से शादी करेगा, लेकिन अभी नहीं। वे कहता है कि उसे कम से कम 1 साल चाहिए ताकि वे अपने छोटे राष्ट्र को ऐसा बना सके जो स्कारलेट के लिए उपयुक्त हो। नोबल यह सुनकर सहमत होता है और कहता है कि वे यह संदेश राजा तक पहुंचा देगा। वे लोग चले जाते हैं और लियम और स्कारलेट दोनों को राहत महसूस होती है कि नेगोशिएशन सफल रहे। इसके बाद लियम अपने क्लोन को स्कारलेट के साथ भेजता है ताकि वे उसकी मैंशन तक पहुंच सके और फिर उसे वहां टेलीपोर्ट कर सके। जैसे ही क्लोन मैंशन पहुंचता है, वे गांव लौटकर ओरिजिनल लियम को वहां ले जाता है। स्कारलेट लियम का स्वागत करती है और जैसे ही वे अंदर जाते हैं, लियम को राइडन की शक्ति का एहसास होता है। वे स्कारलेट से पूछता है कि क्या यहाँ कुछ ऐसा है जो ड्रैगन से जुड़ा हुआ है, और वे उसे सीधा चर्च में ले जाती है जहाँ ऑल्टर पर राइडन की एक सिल्वर स्टैचू रखी हुई थी। राइडन यह देखकर चौंक जाता है कि यह मूर्ति अब भी यहाँ है और लियम उससे पूछता है कि यह क्या है। राइडन उसे ऑल क्लियर स्पेल कास्ट करने के लिए कहता है और जैसे ही लियम ऐसा करता है, स्टैचू अचानक बैटल आर्मर में बदल जाती है और स्कारलेट के शरीर पर प्रकट होती है। अब वे होली मैजिक का उपयोग कर सकती थी, लेकिन सिर्फ एक अटैक के बाद ही पूरी तरह से थक गई और आर्मर दोबारा स्टैचू में बदल गया। राइडन बताता है कि यह बैटल आर्मर उसने बनाया था ताकि ह्यूमंस उसकी क्षमताओं का उपयोग कर सकें। यह सबसे ताकतवर आर्मर था और अब यही आखिरी बचा हुआ था। लेकिन लियम कहता है कि वे अभी नए मैजिक आर्मर्स बना सकते हैं। राइडन को उसका आत्मविश्वास पसंद आता है और वे उसे मैजिक आर्मर बनाने की रेसिपी बताता है। लियम अपने स्पिरिट्स की मदद से पहले एक छोटी मैजिक स्टैचू बनाता है और फिर स्कारलेट से कहता है कि वे उस पर अपनी ब्लड की कुछ बूंदें गिराए ताकि इसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सके। जैसे ही वे ऐसा करती है, स्टैचू आर्मर में बदल जाती है और अब वे होली मैजिक बिना थके उपयोग कर सकती थी। राइडन बताता है कि हाई लेवल मैजिक आइटम्स लगभग लिविंग बीइंग्स की तरह होते हैं। यह सुनकर लियम को इसमें फैमिलियर मैजिक का उपयोग करने का आइडिया आता है। वे आर्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और उसका नाम एरीज रखता है, जिससे यह हल्का और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। राइडन लियम को बताता है कि उसने एक बार आर्मर को नाम दिया था, लेकिन कभी उसे फैमिलियर बनाने के बारे में नहीं सोचा था। लियम तुरंत समझ जाता है कि वे जायंट गोलेम की बात कर रहा है। राइडन पुष्टि करता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करने के लिए कहता है। लियम तुरंत गांव में टेलीपोर्ट करता है और गोलेम पर अपनी कुछ ब्लड की बूंदें गिराता है। अचानक गोलेम मैजिक आर्मर में बदल जाता है और लियम के शरीर को ढक लेता है। वे खुद को पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली महसूस करता है और एक ही बार में 37 पावर मिसाइलें दाग देता है, लेकिन इससे उसकी पूरी स्टैमिना खत्म हो जाती है। राइडन उसे बधाई देता है क्योंकि वे अब तक का सिर्फ थर्ड पर्सन था जिसने इस आर्मर को पहनकर जिंदा रहने में सफलता पाई थी। अगर वे इसे मास्टर कर लेता है तो वे पूरे वर्ल्ड पर राज कर सकता है। लियम कुछ माना क्रिस्टल्स का उपयोग करके अपनी स्टेमिना रिचार्ज करता है और फिर स्कारलेट से पूछता है कि क्या वे कुछ समय के लिए गोलेम उधार ले सकता है। स्कारलेट उसे बताती है कि वे इसे जितने समय तक चाहे रख सकता है और लियम तुरंत गोलेम को अपने एटम बॉक्स में स्टोर कर लेता है। फिर वे स्कारलेट को बताता है कि वे वापस गांव जा रहा है और वे फैसला करती है कि वे कैपिटल लौटेगी ताकि वे देख सके कि किंगडम क्या सोच रहा है। लियम उसे उसकी मैंशन वापस टेलीपोर्ट करता है और फिर गांव लौट जाता है। वे देखता है कि घरों का निर्माण तेजी से चल रहा है और गांव 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। तभी रेना दौड़ती हुई आती है और बताती है कि उन्हें पता चला है कि गांव के पास एक ट्रोल ट्राइब रहती है। लियम ने सुना था कि ट्रोल्स विशाल और ताकतवर होते हैं और वे या तो बहुत हिंसक होते हैं या फिर बहुत दयालु। वे रेना से पूछता है कि वे किस तरह के ट्रोल्स हैं और वे जवाब देती हैं कि वे हिंसक हैं। वे चिंतित होती हैं कि अगर ह्यूमंस इस क्षेत्र में आते रहे और ट्रोल्स ने उनसे झगड़ा शुरू कर दिया
तो यह सभी के लिए बुरा होगा। इसलिए वे लियम से पूछती हैं कि क्या वे ट्रोल्स को भी अपने अधीन ला सकता है। लियम को यह विचार पसंद आता है और वे तुरंत उस दिशा में जाता है जहां ट्रोल्स को देखा गया था। रास्ते में उसे आयरन ओर मिलती है जो बहुत उपयोगी हो सकती थी। अचानक ट्रोल्स उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं कि वे कौन हैं। लियम खुद को परिचित कराता है और उन्हें अपने गांव के बारे में बताता है। वे उनसे अपने गांव में बसने के लिए कहता है, लेकिन ट्रोल लीडर कहता है कि वे ह्यूमंस पर भरोसा नहीं करते। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। लाइक फॉर नेक्स्ट पार्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ वीडियो। सी या इन नेक्स्ट पार्ट सून। लियम ट्रोल्स से बातचीत करने के लिए उनके इलाके में जाता है। अचानक ट्रोल्स उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं कि वे कौन हैं। लियम खुद को परिचित कराता है और उन्हें अपने गांव के बारे में बताता है। वे उनसे अपने गांव में बसने के लिए कहता है, लेकिन ट्रोल लीडर कहता है कि वे ह्यूमंस पर भरोसा नहीं करते। लियम उसे समझाने की कोशिश करता है कि वे एक अच्छा इंसान है और उसके गांव में एल्व्स और वेयरवुल्व्स भी रहते हैं, लेकिन ट्रोल से चाल लीडर उसकी बातों को अनसुना कर देता है और उसे धमकाता है कि अगर वे चला नहीं गया तो वे मारा जाएगा। फिर वे जमीन पर अपनी भारी क्लब मारता है जिससे हर वार पर गहरे गड्ढे बन जाते हैं। लियम उसके हमलों से बचता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि ट्रोल सच में बहुत ताकतवर है। वे लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन ट्रोल लीडर उसे मौका ही नहीं देता और उसे एक संकरी जगह में धकेल देता है जहां उसके पैर फंस जाते हैं। लियम को एहसास होता है कि ट्रोल लीडर दिखने में भले ही मूर्ख लगे, लेकिन उसने यह सब शुरू से ही प्लान कर रखा था। अब जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वे खुद को बचाने के लिए गोलेम आर्मर का उपयोग करता है। ट्रोल लीडर यह देखकर चौंक जाता है कि लियम अभी भी जिंदा है। लियम आर्मर जिसको डिस्पीलिक करता है और इसे दोबारा आइटम बॉक्स में डालता है। ट्रोल से कहता है कि वे लड़ाई बंद करे और पहले अपने आदमियों को देखे। ट्रोल लीडर पत्थरदेव पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि उसके सारे साथी डर के मारे पैंट्स गीले कर चुके हैं, क्योंकि वे भी उसके पिछले हमले की ब्लास्ट रेडियस में थे। सौभाग्य से लियम ने गोलेम आर्मर का उपयोग करके कई शैडो क्लोन्स बनाए थे जिन्होंने ट्रोल्स को बैरियर मैजिक से सुरक्षित रखा था। अब ट्रोल लीडर को समझ में आ जाता है कि लियम कोई बुरा इंसान नहीं है। अंततः वे उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। लियम को अब संदेह होने लगता है कि ये ट्रोल्स सच में हिंसक हैं या नहीं, लेकिन फिर भी वे उन्हें अपनी पूरी कहानी बताता है। वे उनसे अपने गांव में रहने के लिए कहता है ताकि वे ह्यूमन से सुरक्षित रह सके और बेवजह झगड़े न हो। ट्रोल लीडर लियम से कहता है कि पहले वे उन्हें गांव दिखाए और लियम बिना समय गंवाए उन सभी को टेलीपोर्ट कर देता है। ट्रोल्स यह देखकर दंग रह जाते हैं कि वे इतनी आसानी से टेलीपोर्टेशन मैजिक कर सकता है। तभी क्रिस वहां पहुंचती है। जैसे ही वे ट्रोल लीडर को देखती है, वे उसे पहचान जाती है और पूछती है कि वे यहाँ क्या कर रहा है। लीडर भी उसे पहचान जाता है और वही सवाल वापस उससे पूछता है। क्रिस बिना कुछ कहे सीधे उस पर हमला कर देती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। फिर वे बड़े घमंडी अंदाज में कहती हैं, अब बता तू यहाँ क्या कर रहा है। ट्रोल लीडर छिड़कर जवाब देता है कि वे हमेशा से उसे एक अनोइंग इडियट मानती थी, इसलिए जब भी वे मिलते हैं वे लड़ते ही रहते हैं। लियम को यह समझ आ जाता है कि वे असल में एनिमीज नहीं बल्कि फाइटिंग फ्रेंड्स हैं। क्रिस फिर ट्रोल लीडर को चिढ़ाते हुए कहती है कि वे इतना कमजोर कब से हो गया कि एक ही हिट में हार गया। लियम उसे बताता है कि वे उसके फेमिलियर बनने के बाद और भी मजबूत हो गई है। यह सुनकर क्रिस को बात समझ आ जाती है और वे ट्रोल लीडर से कहती हैं कि उसे भी लियम का फेमिलियर बन जाना चाहिए ताकि वे और भी ताकतवर हो सके। ट्रोल लीडर आसानी से मान जाता है और लियम उस पर कॉन्ट्रैक्ट मैजिक कास्ट करता है। वे उसका नाम गाय रखता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ट्रोल लीडर का शरीर सिकुड़ जाता है, लेकिन वे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान हो जाता है। क्रिस तुरंत उसे रिमैच के लिए चुनौती देती है और इस बार गाय उसकी स्पीड और ताकत का पूरी तरह से मुकाबला कर सकता था। बाकी ट्रोल्स यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और कहते हैं कि उनका बॉस अब एक लेजेंडरी गिगास में बदल गया है। लियम को समझ आता है कि यह इवॉल्व्ड स्पीसीज का नाम है। वे बाकी ट्रोल्स को भी नाम देता है, जिससे वे भी गिगास में बदल जाते हैं और उसकी विलेज में शामिल हो जाते हैं। अगले दिन गाय और बाकी इवॉल्व्ड ट्रोल्स भारी भरकम चट्टानों को अपने बेस से गांव तक ले जाते हैं, लेकिन वे नहीं समझ पाते कि लियम को इनकी जरूरत क्यों है। लियम उन्हें बताता है कि वे इन चट्टानों से आयरन निकालने वाला है। इसके बाद वे फायर स्पिरिट और अर्थ स्पिरिट को समन करता है और उनसे काम करवाता है। वे एक फर्नेस बनाते हैं और चट्टानों को पिघलाने लगते हैं। इस प्रक्रिया में आयरन के साथ साथ उन्हें थोड़ा कॉपर, गोल्ड और कुछ मिथ्रिल नगेट्स भी मिलते हैं। लियम, जो कि स्वाभाविक रूप से ग्रीडी था, सोचता है कि काश उसे और ज्यादा मिथ्रिल मिल जाता ताकि वे होली बैटल आर्मर्स का मास प्रोडक्शन कर पाता। लेकिन राइडन उसे समझाता है कि उसे जो मिला है
उसी में खुश रहना चाहिए क्योंकि मिथ्रिल बहुत ही दुर्लभ होता है। लियम पूछता है कि क्या वे सिर्फ आयरन से मैजिक आर्मर नहीं बना सकता। रेडन उसे बताता है कि हर आर्मर में कम से कम कुछ मात्रा में मिथ्रिल जरूरी होता है क्योंकि बाकी धातुएं पावर को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होती। लियम फिर भी इसे आजमाने का फैसला करता है। वे अर्थ स्पिरिट को पिघले हुए आयरन को एक मोल्ड में डालने के लिए कहता है और फिर उस पर राइडेंस पावर डालता है। जब मोल्ड टूटता है तो उसमें से एक सन शेप स्टैचू बाहर आती। लियम राइडन को बताता है कि अगर आर्मर का नाम उसकी शेप से मेल खाए तो यह बेहतर काम कर सकता है। आश्चर्यजनक रूप से यह ट्रिक काम कर जाती है। लियम पहली बार पूरी तरह आयरन से बना होली आर्मर बनाने में सफल हो जाता है। इसके बाद वे 15 आर्मर्स और बनाता है और उन्हें एल्फ्स, वेयरवुल्फ्स और गिगाब में बराबर बांट देता है। अगले दिन जब सभी अपने नए आर्मर्स को ट्राई कर रहे होते हैं तभी कुछ बैंडिट्स वहां पहुंच जाते हैं। वे आते ही इस बात की बातें करने लगते हैं कि एल्फ्स को बेचकर वे कितने अमीर हो सकते हैं। लियम उन्हें उनकी औकात दिखाने ही वाला था कि रेना उसे रोक देती है और कहती है कि वे खुद इससे निपटेगी। वे एक पिंक हेयर्ड एल्फ को बुलाती है और उसके कान में कुछ फुसफुसाती है, फिर उसे बैंडिट्स के पास भेज देती है। बैंडिट्स सोचते हैं कि वे उनके सामने सरेंडर कर रही हैं, लेकिन जैसे ही उनका लीडर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, एल्फ उसे जोरदार पंच मारकर हवा में उड़ा देती है। बाकी बैंडिट्स ये देखकर दंग रह जाते हैं और तुरंत अपने हथियार निकालते हैं, लेकिन एल्फ गर्ल उन्हें भी एक झटके में हरा देती है। लियम यह देखकर खुश हो जाता है कि एल्व्स अब कितने ताकतवर हो गए हैं। भले ही वे गांव की सबसे कमजोर प्रजाति थे। वे सोचता है कि उसे और आर्मर्स बनाने चाहिए, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे हर एक का नया नाम रखना होगा और यह सोचकर उसका सिर चकरा जाता है। इसी दौरान बैंडिट लीडर अचानक लियम के पीछे आ जाता है और उसे बंधक बना लेता है। वे सभी को धमकाता है कि अगर वे उसे जिंदा देखना चाहते हैं तो सरेंडर कर दे, लेकिन वहां मौजूद हर कोई बस कंधे उचका देता है, जैसे कि बैंडिट लीडर ने अब तक की सबसे मूर्खतापूर्ण बात कही हो। उसे समझ ही नहीं आता कि वे इतने बेपरवाह क्यों हैं। लियम बस अपना हाथ उसकी ठुड्डी की ओर करता है और उसे एक मैजिक मिसाइल मारता है, जिससे वे डर के मारे बेहोश हो जाता है। बाकी बैंडिट्स ये देखकर डर जाते हैं और तुरंत भाग जाते हैं। बाद में लियाम अपनी पॉकेट डायमेंशन में जाता है और वह कुछ वाटर स्पिरिट्स समन करता है। वे उनसे पूछता है कि क्या वे सी वाटर से सॉल्ट को अलग कर सकते हैं और फिर इसे उसके आइटम बॉक्स में स्टोर कर सकते हैं। वे सहमत हो जाते हैं और लियम तुरंत अपने आइटम बॉक्स से समुद्री पानी निकालना शुरू कर देता है। वाटर स्पिरिट्स इसे अलग करने लगते हैं, लेकिन तभी लियम देखता है कि एक स्पिरिट कुछ नहीं कर रही। वे उससे पूछता है कि क्या उसे इंस्ट्रक्शंस समझ में नहीं आई। स्पिरिट जवाब देती है कि वे पहली वाटर स्पिरिट है जिससे उसने फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट किया था और इस वजह से वे इवॉल्व हो गई हैं। अब वे पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट और केपेबल हो गई थी। वे गर्व से कहती हैं कि वे अब पॉसेस थिंग्स इन द रियल वर्ल्ड सीख रही है, लेकिन तभी स्पिरिट किंग उसे डांट देता है क्योंकि उसने इस शक्ति का जरूरत से ज्यादा उपयोग कर लिया था। लियाम उससे पूछता है कि उसका मतलब क्या है। स्पिरिट बताती है कि स्ट्रॉन्ग स्पिरिट्स किसी वस्तु पर परमानेंट पोजेशन कर सकते हैं और अपनी शक्ति वेपन्स और मैजिक आइटम्स को दे सकते हैं। लियम इस नई क्षमता को आजमाने के लिए उत्सुक होता है, लेकिन उससे पहले वे वाटर स्पिरिट को और भी ताकतवर बनाने का फैसला करता है। वे उसका नाम जीरो रखता है और वे तुरंत अपनी बढ़ती हुई शक्ति को महसूस करने लगती है। इसके बाद लियम फायर स्पिरिट और अर्थ स्पिरिट को समन करता है ताकि वे वाटर स्पिरिट की एक धातु की मूर्ति बना सकें। वे जीरो से कहता है कि वे इसे पजेस करे। जीरो इसे आसानी से कर लेती है और इसी के साथ लियम पहली बार एक वाटर एलिमेंट मैजिक आर्मर बनाने में सफल हो जाता है। अगले दिन वे अपने प्रोटोटाइप एलिमेंटल मैजिक आर्मर्स को रेन, क्रिस और गाय को देता है, जिससे वे अपने अंदर की स्पिरिट्स की शक्ति का उपयोग कर सकते थे। वे यह देखकर रोमांचित हो जाते हैं क्योंकि यह नया आर्मर उससे भी ज्यादा ताकतवर था जो उसने उन्हें कल दिया था। लियम को लगता है कि उसके प्रोटोटाइप्स सफल हो गए हैं और अगर उसके पास इन आर्मर्स की कुछ और प्रतियाएं हो तो वे अपने राष्ट्र की सुरक्षा कर सकता है। लेकिन राइडन जानता था कि वे खुद को कम आंक रहा है क्योंकि उसकी वर्तमान शक्ति ही उसे दूसरे राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध करने के लिए पर्याप्त। कुछ दिनों बाद लियम अपने गृहनगर लौटता है जहां असूना और जोट उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वे उसे इस बात के लिए डांटती हैं कि उसने हाल ही में उन्हें उनकी डेली डोज ऑफ विटामिन डी नहीं दी और फिर
उससे पैसे उधार मांगती है क्योंकि वे उनके सभी क्वेस्ट रिवॉर्ड्स अपने पास रखता था। लियम उन्हें इससे भी अच्छा एक प्रस्ताव देता है। वे उन्हें उस पैसे का एक हिस्सा देता है जो स्कारलेट ने उसे राइडन्स एग्जिस्टेंस को छिपाने के लिए दिया था। लड़कियां इतनी बड़ी रकम देखकर हैरान रह जाती, लेकिन वे इसे रख लेती हैं। वे तुरंत शॉपिंग करने के लिए निकल जाती हैं, लेकिन अपने लिए कुछ खरीदने के बजाय ये बेटा सिम्प थॉट्स लियम के लिए एक गिफ्ट खरीद लाती है जो कि पूरे शहर में उपलब्ध एकमात्र मैजिक बुक थी। लियम इस किताब से एक नया स्पेल सीखता है, उनका धन्यवाद करता है और फिर उन्हें एक इन में ले जाता है जहां वे खुलासा करता है कि वे एक कंट्री बना रहा है। वे यह सुनकर चौंक जाती हैं और जब लियम उन्हें वहां रहने के लिए आमंत्रित करता है तो उसे लगता है कि वे इनकार कर देंगी, लेकिन असुना और जॉर्ज उसे बताती हैं कि वे उसके साथ दुनिया के अंत तक जाने के लिए तैयार हैं। वे तुरंत यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन लियम पहले अपनी नई सीखी गई मैजिक को पूरी तरह से मास्टर करना चाहता था। वे डस्ट बॉक्स नामक स्पेल कास्ट करता है और उसके सामने एक काला बॉक्स प्रकट हो जाता है। वे इसे बार बार कास्ट करता है ताकि इसे पूरी तरह से मास्टर कर सके, और एक बार जब उसे लगता है कि उसने इसे चरम सीमा तक पहुंचा दिया है तो वे इसे टेस्ट करने का फैसला करता है। वे लड़कियों को बताता है कि डस्ट बॉक्स आइटम बॉक्स की तरह है और यह उपयोगकर्ता की माना कैपेसिटी के अनुसार चीजों को स्टोर कर सकता है। लड़कियां इसकी तुलना आइटम बॉक्स से करती हैं, तो लियम एक फूड स्लाइस डस्ट बॉक्स में 1 मिनट के लिए रखता है। जब वे उसे निकालता है तो उसमें से उसके पिता के मोजो जैसी बदबू आती है। लियम को एहसास होता है कि यह स्पेल किसी भी चीज को अंदर रखते ही खराब कर देता है। असुना इस सुनकर उत्साहित हो जाती है और कहती है कि यह कुछ स्पेशल केसेस में बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। लियम को भी समझ नहीं आता कि इसे कैसे उपयोग किया जाए, लेकिन तभी उसकी नजर एक वेट्रेस पर पड़ती है जो एक वाइन बॉटल ले जा रही थी। लियम तुरंत उसका पीछा करता है और एक फ्रेशली स्क्वीज्ड ग्रेप जूस की बोतल ले लेता है। वे उसमें यीस्ट मिलाता है और इसे डस्ट बॉक्स में 5 मिनट्स के लिए रखता है। जब वे इसे निकालता है तो यह वाइन में बदल चुका था। लियम को एहसास होता है कि उसकी थ्योरी सही थी, यह बॉक्स चीजों को बहुत तेजी से फर्मेंट कर सकता था। वे सोचने लगता है कि इसका और कैसे उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले वे फर्मेंटेशन टाइम और इफेक्ट के बीच संबंध को टेस्ट करना चाहता था। वे 10 बॉटल्स ऑफ ग्रेप जूस को 1 आवर इंटरवल्स में डस्ट बॉक्स रखता है और फिर जॉर्ज को टेस्ट के लिए बुलाता है क्योंकि वे सिर्फ दिखने में यंग थी, लेकिन असल में एक वेटरन हंटर थी। जॉर्ज पहले 1 आवर वाली बोतल को टेस्ट करती है और फिर धीरे धीरे 10 घंटे तक की सभी बोतलें पीती। लियम उसे इस तरह पीते हुए देखकर ड्रूलिंग करने लगता है क्योंकि उसे अपने पुराने ड्रिंकिंग पार्टीज याद आ जाते, लेकिन असुना उसे यूजीएल अल्टीमेट ग्लटन लस्ट समझकर जोर से थप्पड़ मारती है। इसी बीच जॉर्ज अपनी समीक्षा पूरी करती है और बताती है कि 1 आवर वाली बोतल एक 1 ईयर ओल्ड वाइन की तरह स्वादिष्ट थी और 10 आवर वाली बोतल 10 ईयर ओल्ड वाइन जैसी थी। लियम निष्कर्ष निकालता है कि 1 आवर डस्ट बॉक्स में 1 ईयर के बराबर था। इसके बाद वे असुना और जॉर्ज को अपने गांव ले जाता है और वे यह देखकर हैरान रह जाती हैं कि 3 डिफरेंट रेसेस उसके नेतृत्व में काम कर रही थी। वे सभी जल्दी ही एक दूसरे के साथ घुल मिल जाती हैं और रात में एक पार्टी रखती हैं। अगले दिन वे जंगल में जाते हैं और जंगली फ्रूट ट्रीज पाते हैं। लियम सभी को फ्रूट्स इकट्ठा करने के लिए कहता है ताकि वे उनसे वाइन बना सके और अपना अल्कोहल ब्रांड शुरू कर सके। गाय और क्रिस हमेशा की तरह आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं और रेना उन्हें चेतावनी देती है कि वे एक ही पेड़ से सभी फल न तोड़ें। तभी लियम को किसी के दर्द में रोने की आवाज सुनाई देती है और वे तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ता है। वे देखता है कि एक पेल मैन एक इवॉल्व ट्रोल को काट रहा है और तुरंत पावर मिसाइल्स से हमलावर को उड़ा देता है। हमलावर उड़कर दूर गिरता है लेकिन तुरंत उठकर जंगल में भाग जाता है। लियम उसका पीछा नहीं करता और घायल व्यक्ति की जांच करने लगता है। गाय पहले से ही उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वे आदमी भी पेल हो जाता है और एक रैबिट डॉग की तरह गाय पर हमला कर देता है। गाय किसी तरह उसे पकड़कर रोक लेता है, लेकिन आदमी होश में नहीं आता। लियम को लगता है कि वे किसी नेगेटिव स्टेटस इफेक्ट से प्रभावित हो सकता है, इसलिए वे तुरंत उस पर डिस्पेलिंग स्पेल कास्ट करता है। जैसे ही स्पेल काम करना शुरू करता है, वे आदमी धीरे धीरे शांत हो जाता है। उसके बाइट मार्क्स भरने लगते हैं और फिर वे गहरी
गहरी नींद में चला जाता है। यह सब देखकर जोड निष्कर्ष निकालती है कि यह आदमी शायद किसी वैम्पायर के काटने से प्रभावित हुआ था और अस्थायी रूप से वैम्पायर बन गया था। हालांकि बाकी सभी उसे बेवकूफ कहने लगते हैं क्योंकि वे जानते थे कि वैम्पायर्स सूरज की रोशनी में बाहर नहीं आ सकते। लेकिन जोड बाकी सभी से ज्यादा जानती थी। वे बताती है कि यह जरूर किसी ड्रैकुला का काम होगा। वे समझाती है कि ड्रैकुला एक म्यूटेटेड वैम्पायर होता है जो हर कुछ शताब्दियों में पैदा होता है और यह इतना शक्तिशाली होता है कि इसकी इन्फ्लुएंस के कारण बाकी वैम्पायर्स भी सनलाइट इम्यूनिटी हासिल कर लेते हैं। लियम को एहसास होता है कि इस बार वे एक बेहद खतरनाक दुश्मन का सामना करने वाले हैं। वे सभी को आदेश देता है कि जितनी जल्दी हो सके ड्रैकुला के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करें। जल्द ही एक वेयरवुल्फ स्काउट गांव में दौड़ता हुआ आता है और बुरी खबर देता है। उसने गांव से 10 किलोमीटर दूर 10,000 वैम्पायर्स की एक विशाल आर्मी देखी है। यह सुनकर हर कोई घबरा जाता है और वेयरवुल्फ स्काउट रिपोर्ट करता है कि उसने वैम्पायर आर्मी इतनी औखेलों में गॉब्लिन्स और आरसीएस जैसी कई अन्य प्रजातियां भी देखी। यह सारी जानकारी जोड के संदेह की पुष्टि कर देती है। कोई ड्रैकुला ही इन वैम्पायर्स को नियंत्रित कर रहा था। रेना कहती है कि आमतौर पर वैम्पायर्स एक डरपोक जाति होती है जो छिपकर रहती है, लेकिन ड्रैकुला उन्हें हिंसक बना रहा। हर कोई इस दुविधा में पड़ जाता है कि क्या उन्हें इस वैम्पायर आर्मी से लड़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे काटे गए तो वे भी वैम्पायर्स बन जाएंगे। लियम पहले सभी आसपास के गांवों को खाली करने का फैसला करता है और अपने सबऑर्डिनेट्स को वहां जाकर चेतावनी देने के लिए भेजता है, लेकिन यह बेकार साबित होता है क्योंकि तब तक कई गांव पहले ही वैम्पायर्स के कब्जे में आ चुके थे। एक व्यक्ति जिसने देखा था कि कैसे पूरे ऑक विलेज को वैम्पायर्स ने हराकर अपने में बदल दिया, बताता है कि इस आर्मी का एक विशेष वैम्पायर लीडर था। सभी वैम्पायर्स उसके सामने सिर झुकाते थे और वे मैजिक का उपयोग करके बैटल में मारे गए वैम्पायर्स को फिर से जिंदा कर सकता था। हर कोई यह सुनकर और भी परेशान हो जाता है, लेकिन लियम कहता है कि उसे पता है कि वे इन वैम्पायर्स को जल्दी से कैसे हरा सकते हैं। वे अपने एलीट सर्वेंट्स को वैम्पायर आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए भेजता है। वे एलिमेंटल मैजिक आर्मर्स पहनते हैं जो लियम ने उनके लिए बनाए थे। रेना वाटर मैजिक का उपयोग करके वैम्पायर्स को डुबो देती है और क्रिस एक्सप्लोजन मैजिक से उन्हें उड़ा देती है। गाय की अर्थ मैजिक भी बड़े क्षेत्र को कवर करती है जिससे वैम्पायर्स हवा में उछल जाते हैं, जबकि असुना और जोड अपनी स्वॉर्ड और बाव से उन्हें तेजी से मारती है। लियाम दूर से सब कुछ देखता है, सही समय का इंतजार करते हुए। उसके सर्वेंट्स कई वैम्पायर्स को हरा देते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। अचानक हवा में फैले ब्लड पार्टिकल्स एक साथ आने लगते हैं और ड्रैकुला का आकार ले लेते हैं। जैसे ही वे प्रकट होता है, वे अपने मैजिक से सभी गिरे हुए वैम्पायर्स को पुनर्जीवित कर देता है। लियम इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वे तुरंत टेलीपोर्ट करके ड्रैकुलास के सामने आ जाता है और उसे उसके आर्मी से दूर टेलीपोर्ट कर देता है। ड्रैकुला इससे खुश नहीं होता और लियम उससे पूछता है कि क्या वे अन्य प्रजातियों के साथ सह अस्तित्व में रहना चाहता है या केवल अपनी विजय से संतुष्ट होगा। ड्रैकुला सभी अन्य प्रजातियों को हीन मानता है और घोषणा करता है कि वे सभी को अपने सर्वेंट्स में बदल देगा। इस उत्तर से लियम को यकीन हो जाता है कि यह लड़ाई अनिवार्य है। वे तुरंत पावर मिसाइल से हमला करता है, लेकिन ड्रैकुला उन्हें आसानी से रोक देता है और फिर लियम के पीछे प्रकट होकर हमला करने की कोशिश करता है। लियम समय रहते टेलीपोर्ट कर जाता है और फिर होली लांसेस से हमला करता है, लेकिन वे भी ड्रैकुला को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ड्रैकुला तुरंत डस्ट में बदल जाता है और फिर पूरी तरह ठीक होकर वापस उभर आता है। इसके बाद वे फिर से डस्ट में बदलकर हमला करता है और लियम को पकड़ लेता है, लेकिन लियाम ने अंतिम समय में इल्यूशन स्पेल कास्ट कर लिया था जिससे ड्रैकुला ने एक इल्यूशन को काटा था, न कि असली लियाम को। अब लियाम को लगने लगता है कि वे कोने में फंस चुका है। उसे लगता है कि उसे गोलेम आर्मर का उपयोग करना चाहिए क्योंकि इससे उसे जबरदस्त पावर बूस्ट मिलेगा, लेकिन यह उसे बहुत जल्दी थका भी देगा। वे इसे अंतिम उपाय के रूप में बचा कर रखता है और तब तक ड्रैकुला पर सामान्य मैजिक अटैक्स करता रहता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। वैम्पायर बॉस बार बार डस्ट में बदलता और फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में लौट आता। वे लियम को बताता है कि उसके हमले उसे चोट नहीं पहुंचा सकते क्योंकि वे पहले से ही डेड है और अपने आसपास की लाइफ फोर्स की मदद से अनंत रूप से पुनर्जीवित हो सकता है। इसके बाद ड्रैकुला घोषणा करता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है और वे लियम पर झपट पड़ता है, लेकिन लियम को आखिरकार उसकी हार का तरीका मिल जाता है। वे तुरंत डस्ट बॉक्स समन करता है और ड्रैकुला को उसके अंदर कैद कर देता है। ड्रैकुला जितनी भी कोशिश करता है वे डस्ट बॉक्स की दीवारों को नहीं तोड़ पाता और धीरे धीरे वे गुस्से में आ जाता है। लियम को याद आता है कि वे जीवित चीजों को डस्ट बॉक्स में
नहीं रख सकता, लेकिन ड्राकुला ने खुद दावा किया था कि वे पहले से ही डेड है, इसलिए वे इस नियम से बाहर था। अब लियम देखना चाहता था कि ड्राकुला बिना किसी लाइफ फोर्स के कितनी देर तक जीवित रह सकता है। पूरे 10 घंटे बीत जाते हैं और तब जाकर डस्ट बॉक्स को प्रतिक्रिया देता है। रात में डस्ट बॉक्स लियम को संकेत देता है कि ड्रैकुला अब सस्पेंडेड एनिमेशन की अवस्था में पहुंच चुका है, जिसका मतलब था कि वे अब केवल एक वेजिटेबल्स था। लियम को राहत मिलती है क्योंकि वे जानता था कि उसने आखिरकार जीत हासिल कर ली थी। सो दिस इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। If you have liked this video, please hit the subscribe button and comment your best part of the video. Till then, see you in next video. But don't forget to like the video. अब जब उसका काम पूरा हो गया, लियम ने कैनियन की तरफ टेलीपोर्ट किया, ये देखने के लिए कि बाकी लोग सेफ हैं या नहीं। जैसे ही वो पहुंचा, असुना और जोड उसे देखकर ऑलमोस्ट चिल्ला पड़े। तू जिंदा है, असुना ने रिलीफ की सांस लेते हुए कहा। तीनों ने अस्यूम किया कि लियम ने समहाउ ड्रैकुला को हरा दिया होगा और ड्रैकुला के गॉन होते ही सारे विक्टिम्स फ्री हो जाने चाहिए थे, लेकिन तभी कुछ गलत हुआ। लोग जलने लगे। स्लोली, वन बाय वन उनके बॉडीज हवा में डिसॉल्व होने लगे। वजह साफ थी, जब वो वैम्पायर्स बने थे तब उनकी एग्जिस्टेंस ड्रैकुला की मैजिक से सस्टेन हो रही थी, और अब जब ड्रैकुला डॉर्मेंट हो चुका था, वो मैजिक भी खत्म हो रही थी। ये देखकर लियम का चेहरा सख्त हो गया। मैं इन्हें मरने नहीं दूंगा, उसने कहा। वो पूरी ताकत से सोचने लगा, कोई भी तरीका। तभी उसे याद आया, पहले उसने ऑल क्लियर स्पेल से एक गॉन को क्योर किया था। बिना टाइम वेस्ट किए उसने ऑल क्लियर कास्ट करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कुछ लोग बच गए, लेकिन बहुत सारे अब भी डिसअपीयर हो रहे थे। सिंगल टारगेट ऑल क्लियर से वो सबको नहीं बचा सकता था, टाइम ही नहीं था। तभी लियम के दिमाग में एक आखिरी आइडिया आया। उसने गहरी सांस ली और गार्डियन रेट ऑन आर्मर एक्टिवेट कर दिया। पावर उसके शरीर में एक्सप्लोड हो गई, माना तेजी से ड्रेन हो रही थी, लेकिन इस बार उसे फर्क नहीं पड़ा। इस पावर बूस्ट के साथ लियम ने एक वाइड एरिया ऑल क्लियर स्पेल कास्ट किया। एक ही पल में सबको हील करने के लिए पूरा कैनियन अचानक होली लाइट से भर गया। हर तरफ तेज रोशनी, जैसे सूरज जमीन पर उतर आया हो। कुछ सेकंड्स बाद जब लाइट धीरे धीरे फेड हुई तो सब कुछ शांत हो गया, और तभी सबने देखा जो वैम्पायर्स थे वो वापस नॉर्मल हो चुके थे। कोई जल नहीं रहा था, कोई डिसअपीयर नहीं हो रहा था, लेकिन उसी पल लियम के शरीर ने जवाब दे दिया। एक्सट्रीम माना एग्जॉस्शन की वजह से वो वहीं गिर पड़ा, सीधा जमीन पर। करीब 1 आवर बाद लियम की आंखें खुली। चारों तरफ से रिलीफ की आवाजें आईं। सब देख रहे थे कि वो ठीक है, सांस नॉर्मल है, कोई सीरियस डैमेज नहीं। लियम ने उठते ही पहला सवाल पूछा, वैम्पायर्स वो कैसे हैं? लेकिन जवाब सुनकर उसे खुद राहत मिली। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, सब सेफ थे, हेल्थी थे। अब सबका ध्यान उस स्पेल पर गया जो लियम ने यूज किया था। ऐसा स्पेल किसी ने पहले कभी देखा ही नहीं था। क्यूरियोसिटी हर किसी के चेहरे पर साफ थी, लेकिन एक्सप्लेनेशन देने से पहले लियम ने एक रिक्वेस्ट रखी। उसने कहा कि सारे वैम्पायर्स को इकट्ठा किया जाए, खासकर वो नहीं जो रिसेंटली टर्न हुए थे, बल्कि वो जो शुरू से ही वैम्पायर्स थे, ड्रैकुला इंसिडेंट से पहले वाले ट्रू वैम्पायर्स। कुछ ही देर में सारे ओरिजिनल वैम्पायर्स उसके सामने खड़े थे। उनका लीडर आगे आया और बिना टाइम वेस्ट किए झुक गया। उसने माफी मांगी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली। उसने कहा कि जो कैटास्ट्रोफी हुई उसके लिए वही जिम्मेदार है, और बस अपने सबऑर्डिनेट्स की जिंदगी बख्श देने की प्ली की। लियम ने उसे उठने का इशारा किया। रिलैक्स, उसने शांत आवाज में कहा। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ये सब ड्रैकुला की वजह से हुआ था, तुम लोग कल्प्रिट नहीं हो। फिर लियम ने उन्हें एक चॉइस दी। उसने कहा कि अगर वो उसके वी विलेज में ज्वाइन करें तो उन्हें दोबारा डेलाइट में चलने की एबिलिटी मिल सकती है। अब जब ड्रैकुला डिफीट हो चुका था, नॉर्मल वैम्पायर्स की सनलाइट रेजिस्टेंस भी शायद खत्म हो चुकी थी। मतलब मॉर्निंग तक या तो वो ऐश बन जाते या फिर हमेशा के लिए डार्कनेस में लौट जाते। नेचुरली वैम्पायर्स हेजिटेंट थे। ड्रैकुला के साथ जो हुआ था उसके बाद किसी पर भरोसा करना आसान नहीं था। लियम ने उनकी हेजिटेशन समझी। मैं ड्रैकुला जैसा नहीं हूं, उसने साफ कहा। मेरे बस 2 रूल्स हैं। फर्स्ट, मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे। सेकंड, किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना। रूल्स सिंपल थे, नो ट्रिक्स, नो हिडन एजेंडा। वैम्पायर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अग्रीमेंट में सिर हिला दिया। सबने एक साथ गैदर किया ताकि लियम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म कर सके। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट वैम्पायर लीडर के साथ बना। लियम ने उसे नया नाम दिया, अलुकार्ड। कुछ डेज बाद लियम वापस उस जगह पहुंचा जहां उसने ड्रैकुला को ट्रैप किया था। डस्ट बॉक्स के अंदर बिना किसी सस्टेनेंस के कई सेंचुरीज पास हो चुकी थी। ड्रैकुला अब धीरे धीरे एग्जिस्टेंस से फेड हो रहा था। जब उसका प्रेजेंस पूरी तरह वैनिश हो गया,
लियम ने डस्ट बॉक्स डिस्पेल कर दिया। पहली बार उसने खुद को ट्रूली रिलैक्स करने दिया। लेकिन दुनिया के एक और कोने में एक नोबल अपने क्रिस्टल बॉल में लियम की फाइट देख रहा था। उसकी आंखों में डिसबिलीफ था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक सिंगल बॉय इतना पावरफुल हो सकता है कि ड्रैकुला को डिफीट कर दे। ये उसके लिए प्रॉब्लम बन गया क्योंकि उसने ड्रैकुला को एक एक्सक्यूज की तरह यूज करने की प्लान बनाई थी, होली लैंड में ट्रूप्स डिप्लॉय करने के लिए। अब वो एक्सक्यूज खत्म हो चुका था और उसके चेहरे पर एक खतरनाक एक्सप्रेशन उभरने लगा। लेकिन नोबल के सामने अब एक और उससे भी ज्यादा सीरियस कंसर्न था, ड्रैकुला से भी ज्यादा बड़ा। वो लड़का जिसने अकेले ड्रैकुला को गिरा दिया। जिस तरह की मैजिक लियम यूज कर रहा था, उससे नोबल साफ सेंस कर सकता था कि उसकी पावर नॉर्मल लेवल से बहुत ऊपर है। प्रॉब्लम यह थी कि क्रिस्टल बॉल का फुटेज फाइट खत्म होने से पहले ही कट हो गया। उसे यह पता ही नहीं चला कि लियम ने ड्रैकुला को एक्चुअली डिफीट कैसे किया। उसके लिए यह मानना मुश्किल था कि कोई नॉर्मल ह्यूमन इतनी पावर वील्ड कर सकता है। बेटर ऑब्जर्व हिम, नोबल ने खुद से कहा। अभी क्लेम करने से पहले थोड़ा और जानना पड़ेगा। उसने डिसाइड किया कि फिलहाल उस लैंड पर हाथ डालने से पहले लियाम को और ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि जब भी ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग्स सामने आते हैं तो वो हमेशा ईरा के टर्निंग पॉइंट होते हैं। अब सवाल सिर्फ ये था, लियम हीरो बनेगा या डीमन लॉर्ड। उधर लियम के विलेज में हालात बिल्कुल अलग थे। ड्रैकुला से फाइट, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स, सब कुछ ने उसे पूरी तरह एग्जॉस्ट कर दिया था। स्पेशली जब उसे ड्रैकुला के 10,000 विक्टिम्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म करने पड़े। कॉन्ट्रैक्ट्स तो समहाउ बन गए, लेकिन 10,000 नेम्स सोचने की हालत में वो बिल्कुल नहीं था। नेम्स बाद में लियम ने डिसाइड किया। अभी ब्रेन ओवरलोड हो चुका है। तभी 2 स्लाइम्स उसकी तरफ उछलते हुए आए। वही स्लाइम्स जिन्हें लियम ने खुद नाम दिया था। दोनों एक्साइटेड लग रहे थे। गिफ्ट, उनमें से एक ने अनाउंस किया। अगले ही पल एक स्लाइम ने लिटरली एक स्टैच्यू बाहर निकाल दी। लियम की स्टैच्यू। लियम कुछ सेकंड्स तक स्टैच्यू को देखता रहा, फिर हल्का सा हंसा। थैंक्स, उसने कहा। वियर्ड वे, बट थैंक्स। वो स्लाइम्स को अपने साथ डेली पेट्रोल पर ले गया। जो जगह कभी सिर्फ एक छोटा सा विलेज थी, वो अब फास्ट पेस में सिटी बन चुकी थी। डिफरेंट स्पीशीज के लिए अकोमोडेशंस बन रहे थे। हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा था। ड्वार्फ्स के अलावा एल्व्स को कंस्ट्रक्शन का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस था, इसलिए लियम ने रीना को ओवरसी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। गाय और बाकी गिग ट्रोल्स प्रॉमिस्ड लैंड की पेट्रोल संभाल रहे थे ताकि कोई थ्रेट अननोटिस्ड न रह जाए। क्रिस और बाकी वुल्व्स हंटिंग की ड्यूटी संभाल रहे थे। हर किसी की अपनी रोल थी और सब पूरी मेहनत से काम कर रहे थे ताकि सब कुछ स्मूथ चले। तभी गाय लियम के पास आया। फेस थोड़ा सीरियस था। रिपोर्ट है, उसने कहा। फॉरेस्ट में ह्यूमंस दिखे हैं। वो खुद को क्वाडर के मर्चेंट्स बता रहे हैं। मीटिंग रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस लैंड के किंग से। लियम ने थोड़ी देर सोचा। मीटिंग ठीक है, उसने कहा, बट एक बात क्लियर कर दूं, मैं किंग नहीं हूं। गाय कंफ्यूज्ड हो गया। किंग नहीं? उसने रिपीट किया। मास्टर, आप ओवर 10,000 पावरफुल बीइंग्स को लीड करते हैं, सिटी गवर्न करते हैं। देन व्हाट आर यू इफ नॉट किंग? लियम जवाब देने ही वाला था कि गाय ने बाकी लोगों की तरफ देखा। टर्म लोगों को क्या लगता है? उसने पूछा। ये किंग नहीं है। सबने ऑलमोस्ट इंस्टेंटली सिर हिला दिया। ऑफ कोर्स किंग है, हम तो शुरू से यही मानते थे। लियम स्टन्ड रह गया। वेट, सीरियसली? तभी राइडोन आगे आया। एज द ओरिजिनल ओनर ऑफ दिस लैंड, उसने कहा, आई मेक इट ऑफिशियल। वो लियम की तरफ मुड़ा। फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड आई फॉर्मली डिक्लेयर लियम एज द किंग ऑफ दिस नेशन। कुछ ही देर बाद लियम टेलीपोर्ट होकर स्कारलेट के घर पहुंच गया, बस ये चेक करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। जैसे ही वो उसके रूम में पहुंचा, उसने देखा कि स्कारलेट पहले से वहां बैठी थी, बिल्कुल काल्म, जैसे उसे ऑलरेडी पता हो कि लियम आने वाला है। ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करने के बाद लियम सीधे पॉइंट पर आया। उसने पूछा कि क्या स्कारलेट को किंगडम ऑफ जमेल की प्लान्स के बारे में कुछ पता चला। स्कारलेट ने हल्का सा साई लिया। ज्यादा कुछ नहीं, उसने ऑनेस्टली कहा, लेकिन एक बात क्लियर है, जमेल के ऑफिशियल्स कुछ छुपा रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि यही रीजन है कि वो प्रॉमिस लैंड से विड्रॉ नहीं कर रहे, इवन आफ्टर नोइंग कि वो तुम्हारा एंगर प्रोवोक कर रहे हैं। उसने आगे कहा, दे आर डेफिनेटली सर्चिंग फॉर समथिंग, बस क्या ये अभी क्लियर नहीं है। लियम थोड़ी देर चुप रहा। उसके दिमाग में पॉसिबिलिटीज घूमने लगीं, लेकिन किसी पर भी उंगली नहीं टिक पाई। आखिर में उसने राइडन की तरफ देखा। तुम्हें कुछ पता है? लियम ने पूछा। राइडन ने जवाब देने से साफ मना कर दिया। नो एक्सप्लेनेशन, नो हिंट्स। लियम ने समझ लिया कि अब उसके पास खुद इन्वेस्टिगेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ देर बाद लियम ने स्कारलेट से पूछा कि क्या वो उसके साथ सिटी वापस चलना चाहेगी। स्कारलेट ने मना कर दिया। मैं कैपिटल में ही रहूंगी।
उसने कहा। यहाँ रहकर इन्फॉर्मेशन गैदर करना ज्यादा इजी रहेगा। लियम ने उसकी डिसीजन रिस्पेक्ट की। उसने कहा कि वो फिलहाल विलेज लौट रहा है, लेकिन जल्दी ही फिर मिलने आएगा। जैसे ही लियम वापस प्रॉमिस्ड लैंड पहुंचा, उसका पेशेंस खत्म हो चुका था। उसने राइडन को डायरेक्टली बुलाया। अब एक्सप्लेन करो, लियम ने कहा। इट्स ऑब्वियस तुम कुछ हाइड कर रहे हो। राइडन ने उसे कुछ सेकंड्स तक देखा, फिर हल्की सी स्माइल दी। तुम्हारी इंट्यूशन शार्प है, उसने कहा। ठीक है, अब बताने का टाइम आ गया है। उसने लियम से पूछा, याद है तुम मुझे पहली बार कहाँ मिले थे? गार्डियन के पास, राइडन ने आगे कहा। सोचो, किसी जगह पर गार्डियन क्यों प्लेस किया जाता है? ये सुनते ही लियम के दिमाग में जैसे क्लिक हुआ। बिना कुछ कहे उसने टेलीपोर्ट किया सीधा उस सीक्रेट रूम में। लेकिन वहां पहुंचकर भी उसे समझ नहीं आया कि ये जगह इतनी स्पेशल क्यों है। रेडन की आवाज गूंजी, इस रूम को अपनी मैजिकल एनर्जी से फिलल करने की कोशिश करो। लियम ने वैसा ही किया। उसने धीरे धीरे अपनी मैजिक रिलीज करनी शुरू की। कुछ देर बाद रूम में हलचल हुई, वॉल्स शिमर करने लगी और फिर एक हिडन पैसेज रिवील हुआ। लियम नीचे उतरा। जैसे ही उसने उस हिडन रूम में कदम रखा, उसके बॉडी ने रिएक्ट किया। एक फेमिलियर फीलिंग, बिल्कुल वही सेंसेशन जो उसे अपने मैजिक रिंग से मिलता था। रेडॉन, लियम ने पूछा। ये फीलिंग, रेडॉन ने एक्सप्लेन किया, ड्रैगन्स अपनी लाइफ में बहुत सी रेयर और डेंजरस चीजें कलेक्ट करते हैं। ये रूम मेरी मैजिकल लाइब्रेरी है, एंशिएंट स्पेल्स, फॉरबिडन मैजिक। जैसे ही राइडन ने एंशिएंट मैजिक कहा, लियम की क्यूरियोसिटी पूरी तरह इग्नाइट हो गई। काम कैसे करता है? उसने तुरंत पूछा। राइडन ने बताया, ये रूम खुद मैजिक से इन्फ्यूसेड है। तुम जितने स्ट्रांग होते जाओगे, उतने ही स्पेल्स तुम्हारे लिए अनलॉक होते जाएंगे ग्रेजुअली। फिर उसने लियम की तरफ देखा। अब तय करो, रेडो ने कहा, किसी एक अनसिएंट स्पेल को सीखने की। तो लियम दीवार से नॉलेज अब्सॉर्ब करना शुरू करता है। सिंबल्स, पैटर्न्स, स्पेल स्ट्रक्चर, सब कुछ उसके दिमाग में फ्लो करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो स्पेल एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, अचानक उसके सामने बबल्स का एक क्लस्टर मटेरियलाइज हो जाता है। पॉप पॉप पॉप। बिना वार्निंग लियम एक सेकंड के लिए कंफ्यूज्ड हो जाता है। तभी रेडन एक्सप्लेन करता है, ये सीक्रेट रूम का डिफेंस मैकेनिज्म है। जब तक तुम टेस्ट क्लियर नहीं करोगे, हर बार स्पेल कास्ट करने पर ये बबल्स अपीयर होते रहेंगे। राइडन आगे बताता है कि पजल सिंपल है लेकिन अनोइंग। लियम को बबल्स पॉप करते रहना होगा जब तक वो एक सर्टेन लिमिट तक नहीं पहुंच जाता। टैब जाकर टेस्ट कंप्लीट होगा। राइडन ने कैजुअली कहा, चाहो तो वीक्स लग जाएंगे, बस गिव इट योर बेस्ट शॉट। लियम ने बबल्स को देखा, फिर राइडन को, फिर वापस बबल्स को। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई। वीक्स, लियाम ने कहा। ना, मेरे पास फास्टर प्लान है। अगले ही पल उसने अपना क्लोन क्रिएट किया। अब ओरिजिनल लियाम और क्लोन दोनों एक साथ फायर स्पेल्स एनलेस करने लगे। कॉन्टिन्यूअस बार रेस, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, एवरीवेयर। बबल्स लिटरली सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे। पॉप, बर्स्ट, वैनिश, कोई ब्रेक नहीं, नो मर्सी। लगभग 1 आवर तक ये रिलेंटलेस असॉल्ट चलता रहा और फिर साइलेंस। कोई बबल नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं। टेस्ट कंप्लीट। एंशिएंट स्पेल अनलॉक हो चुका था। अब स्पेल मास्टर करने के बाद लियम ने डिसाइड किया कि इसे टेस्ट किया जाए। उसने अपने क्लोन को इंस्ट्रक्शन दी। आइटम बॉक्स कास्ट करो, लियम ने कहा, और मेरे ऊपर एक रॉक ड्रॉप करो। क्लोन ने कमांड फॉलो किया। एक हेवी रॉक ऊपर से गिरने लगी, लेकिन जस्ट बिफोर इम्पैक्ट लियम ने एंशिएंट स्पेल एक्टिवेट कर दिया। एक ट्रांसपेरेंट लेकिन ओवरवेलमिंग प्रेजेंस उसके सामने मैनिफेस्ट हुई। एब्सोल्यूट फोर्स शील्ड। जैसे ही रॉक शील्ड से टकराई, एक लाउड क्रैक हुआ। रॉक शैटर्ड। शील्ड भी उसी पल शैटर हो गया। कंप्लीट निगेशन। एब्सोल्यूट फोर्स शील्ड ऐसा स्पेल था जो एक सिंगल फिजिकल स्ट्राइक का पूरा डैमेज निगेट कर सकता था, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग द अटैक। इनक्रेडिबल स्पेल था, लेकिन लिमिटेशंस भी थी। ये मैजिकल अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर सकता था। एंड अगर 2 फिजिकल अटैक्स एक साथ आए तो शील्ड सिर्फ फर्स्ट को रोकेगा, सेकंड अटैक हिट करेगा। लेकिन लियम ने प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर ली। सिंगल अटैक ब्लॉक करता है, उसने सोचा। देन आई विल जस्ट कास्ट इट अगेन एंड अगेन, मल्टीपल कास्ट्स बैक टू बैक। रिजल्ट, फिजिकल अटैक्स के अगेंस्ट वो ऑलमोस्ट इनविंसिबल बन सकता था। राइडन ने फिर एक और स्पेल का मेंशन किया, एब्सोल्यूट मैजिक शील्ड, लेकिन वो रॉन्स डेन के 2nd फ्लोर पर था और उसे एक्सेस करने के लिए लियम को अपनी मैजिक पावर काफी बढ़ानी होती। 2nd सील ब्रेक करना पड़ता। लियम कुछ सेकंड्स तक सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन आया। वेट, उसने कहा, जब मैं एब्सोल्यूट फोर्स शील्ड समझ सकता हूँ तो मैजिक शील्ड भी बना सकता हूँ। राइडन कुछ कह पाता उससे पहले ही लियम ने स्पेल कास्टिंग शुरू कर दी। सेम स्ट्रक्चर, सेम फ्रेमवर्क, बस इस बार टारगेट चेंज किया। डैमेज निगेशन मैजिक पर सेट कर दिया। लियम ने आंखें बंद कर ली, स्पेल को अपने इमेजिनेशन में टेस्ट करता रहा। एडजस्टमेंट्स,
करेक्शंस, फेलियर्स, फिर रिट्री और फिर क्लिक, स्पेल परफेक्टली रिप्लिकेट हो गया। एब्सोल्यूट मैजिक शील्ड। रेडॉन वहां खड़ा रह गया, पूरी तरह स्पीचलेस। एंशिएंट मैजिक जो नॉर्मली जेनरेशंस में समझी जाती है, लियम ने उसे barely 2 मिनट्स में क्रिएट कर लिया था। यह तो इम्पॉसिबल है, रेडन ने कहा, लेकिन लियम बस हल्का सा मुस्कुराया। उसके लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। रेडन की लाइब्रेरी बने हुए कई सेंचुरीज बीत चुके थे। इतने लंबे टाइम में कोई भी फर्स्ट सील तक नहीं तोड़ पाया था। एक्सेस मिलना तो दूर की बात थी, लेकिन लियम ने ना सिर्फ सील ब्रेक की किया, बल्कि इंट्यूशन के दम पर एंशिएंट मैजिक भी खुद से क्रिएट कर ली, बिना गाइड, बिना नोट्स, सिर्फ फील के भरोसे। अब लियम ने डिसाइड किया कि न्यू मैजिक शील्ड को प्रॉपर्ली टेस्ट किया जाए। उसने अपने क्लोन को सामने खड़ा किया और इंस्ट्रक्शन दी, फुल पावर मिसाइल्स फायर करो। क्लोन ने हेजिटेशन नहीं दिखाई। एक के बाद एक कई पावरफुल मैजिकल मिसाइल्स लियम की तरफ आए, लेकिन लियम काम रहा। हर इनकमिंग अटैक के साथ उसने मैजिक शील्ड डिप्लॉय किया। फ्लैश, ब्लॉक, नो डैमेज। फिर अगला मिसाइल, सेम रिजल्ट, एक भी हिट उसे टच नहीं कर पाई। शील्ड फ्लॉलेस था। लियम सैटिस्फाइड दिखा। परफेक्ट, उसने खुद से कहा। अब बस एक लास्ट थिंग बची थी। लियम ने अपना पॉकेट डिमेंशन ओपन किया और अंदर स्टेप रखा। फिर उसने एक शैडो स्पिरिट समन किया। एरिया कुछ सेकंड्स में कंप्लीट डार्कनेस में डूब गया, इतना गहरा अंधेरा कि सामने हाथ भी दिखाई न दे। रेडन कंफ्यूज्ड हो गया। ये सैब क्यों? उसने पूछा। क्या अचीव करना चाहते हो? लियम ने कामली एक्सप्लेन किया। मैं अपनी मैजिक सेंसिंग ट्रेन करना चाहता हूँ। डार्कनेस में विजुअल क्यूज गायब हो जाते हैं, सिर्फ मैजिक का फ्लो बचता है। उसने आगे कहा, अगर मैं इंस्टेंटली सेंस कर पाऊं कि अटैक फिजिकल है या मैजिकल, तो मैं हमेशा राइट शील्ड डिप्लॉय कर सकता हूं। राइडन ने सवाल किया, बट तुम दोनों शील्ड्स एक साथ भी कास्ट कर सकते हो, राइट? लियम ने सिर हिलाया। थियोरेटिकली हाँ, प्रैक्टिकली इनएफिशिएंट है, और ऑनेस्टली मैजिक के साथ ऐसा केयरलेस अप्रोच मुझे एक्सेप्ट नहीं है। उसकी आंखों में पैशन साफ दिख रहा था। मैजिक सिर्फ टूल नहीं था, वो उसका क्राफ्ट था। कुछ टाइम बाद लियम सिटी में कैजुअली स्ट्रोल कर रहा था। सिटी अब काफी एक्सपैंड हो चुकी थी। रोड्स, बिल्डिंग्स, डिफरेंट स्पीसीज, सब ऑर्गेनाइज तरीके से मूव कर रहे थे। तभी ऑनर ऑलमोस्ट दौड़ती हुई उसके पास आई। लियम, उसने जल्दी में कहा, अर्जेंट मैटर है, तुम्हें मीटिंग पॉइंट नंबर 17 पर इमीडिएटली जाना होगा। लियम ने एक सेकंड वेस्ट नहीं किया। टेलीपोर्ट। मीटिंग पॉइंट नंबर 17 पर पहुंचते ही उसने गाय और बाकी ट्रोल्स को देखा। उनके सामने ह्यूमन सोल्जर्स की एक लाइन खड़ी थी। सिचुएशन वियर्ड लग रही थी। क्या हो रहा है? लियम ने पूछा। गाय ने एक्सप्लेन किया, ये लॉक किंगडम ऑफ पाल्टा से आए हैं, तुमसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं। लियम ने हेड नॉड किया। फाइन, कौन लीड कर रहा है? एक आदमी आगे बढ़ा। कॉन्फिडेंट पोस्चर, रॉयल डिमीनर। मेन एक्स ब्लास्ट हून, उसने कहा, किंगडम ऑफ पाल्टा के किंग का रिप्रेजेंटेटिव। फिर उसने बिना घुमाए बात स्ट्रेट रख दी। मैं यहाँ एक प्रपोजल के लिए आया हूँ। हम चाहते हैं कि आप प्रिंसेस फ्लोरा से मैरिज करें। लियम लिटरली फ्रीज हो गया। मैरिज? उसने रिपीट किया। एक्स ब्लास्ट ने कामली कंटिन्यू किया। ह्यूम, पता है, एप ऑलरेडी प्रिंसेस स्कारलेट से एंगेज्ड है, लेकिन वेडिंग अभी हुई नहीं और नियर फ्यूचर में भी नहीं होने वाली। उसने कैरेज की तरफ जेस्चर किया। प्रिंसेस फ्लोरा, एक्स ब्लास्ट ने अनाउंस किया। कैरेज का दरवाजा खुला। प्रिंसेस फ्लोरा बाहर आई। अगर आप चाहें, एक्स ब्लास्ट ने कहा, तो आप प्रिंसेस फ्लोरा से आज ही शादी कर सकते हैं। लियम स्टन था। उसके दिमाग में एक ही थॉट था, एक दिन में प्रिंसेस को मैरी ऑफ करने के लिए रेडी। वो इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था। लियम ने डीप ब्रेथ ली। इस पे मुझे सोचने का टाइम चाहिए, उसने फाइनली कहा। तो लियम ने सिचुएशन को एस्केलेट करने के बजाय सिंपली डिसाइड किया कि अभी के लिए उन्हें सिटी के अंदर आने दिया जाए। एक्स ब्लास्ट ने पोलाइटली बाव किया और लियम को प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू कहा। लेकिन ठीक अगले ही मोमेंट लियम का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने कुछ सेंस किया, कुछ बहुत ही रॉन्ग, ओवरवेलमिंग डेंजर। बिना एक सेकंड वेस्ट किए लियम ने इंस्टेंटली मैजिक शील्ड रेज कर दिया और तभी एक टेरिफाइंग फायर ब्लास्ट अनइमेजिनेबल पावर के साथ सीधे उनकी तरफ आया। इंपैक्ट इतना वायलेंट था कि जमीन फट गई। ग्राउंड में एक मैसिव क्रेटर बन गया। शॉकवेव चारों तरफ फैल गई। लियम की आंखें वाइडन हो गईं। अगर वो एक पल भी लेट होता तो प्रिंसेस फ्लोरा वहीं उसी मोमेंट कंप्लीटली इंसिनरेट हो चुकी होती। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हु डिड दिस? लियम ने खुद से पूछा। कोई क्लू नहीं, नो वार्निंग, नो प्रेजेंस सेंस बिफोर हैंड। राइडन ने चारों तरफ देखा, फिर सडनली बोला, एक्स ब्लास्ट। कहीं उसका हाथ तो नहीं? लियम ने नोटिस किया, एक्स ब्लास्ट गायब था, विदाउट अ ट्रेस। पॉसिबिलिटी रियल लग रही थी, लेकिन फिर भी लियम कंफ्यूज था। अगर वही रिस्पॉन्सिबल है, लियम ने कहा, तो वो प्रिंसेस फ्लोरा को डेंजर में क्यों डालेगा? कुछ भी एड अप नहीं कर रहा था। आंसर्स के लिए लियम ने डिसाइड किया कि स्कारलेट से बात करनी होगी।
उसने टेलीपोर्ट किया डायरेक्टली स्कारलेट की मैंशन में। शॉर्ट कॉन्वर्सेशन के बाद लियम उसे एक्सप्लोजन साइट पर ले आया। ग्राउंड, क्रेटर, बर्न्ड सराउंडिंग्स, सब कुछ वहीं था। उसने स्कारलेट को पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन किया, किंगडम ऑफ पाल्टा से आए एक्स ब्लास्ट के बारे में, मैरिज प्रपोजल के बारे में और फिर सडन फायर अटैक के बारे में। स्कारलेट केयरफुली सुन रही थी। प्रिंसेस फ्लोरा, उसने सॉफ्टली रिपीट किया। वियर्ड, उसने सिर हिलाया। मैंने कभी पलटा की किसी नोबल प्रिंसेस के बारे में नहीं सुना जिसका नाम फ्लोरा हो। लेकिन फिर उसका टोन चेंज हुआ। एक्स ब्लास्ट, स्कारलेट ने कहा, उसे मैं जानती हूँ। उसकी रेपुटेशन शेडी है, वेरी शेडी। स्कारलेट ने पीसेस कनेक्ट करना शुरू किया। पॉसिबल है, उसने कहा, कि वो सिर्फ तुम्हें प्रोवोके करना चाहता था। एक प्रिंसेस को तुम्हारे लैंड में लाकर रिलेशनशिप का ड्रामा क्रिएट करना और फिर उसकी डेथ का ब्लामे तुम पर डाल देना। उसकी आंखें नैरो हो गईं। वॉर का एक्सक्यूज। तभी स्कारलेट को कुछ याद आया। वेट, उसने कहा, मेन फ्लोरा को पहले देखा है। वो फ्लोरा के पास गई जो अभी अनकॉन्शियस पड़ी थी। स्कारलेट ने क्लोज से इंस्पेक्ट किया। फेशियल फीचर्स, ऑरा, सटल रिजेम्बलेंस। कुछ मोमेंट्स बाद स्कारलेट स्ट्रेट खड़ी हुई। कंफर्म, उसने कहा, ये पाल्टा के किंग की इलेजिटिमेट चाइल्ड है, ऑफिशियल प्रिंसेस नहीं। ठीक उसी समय फ्लोरा की आंखें खुल गईं। वो घबराकर उठी, चारों तरफ देखा। मैं मार गई, उसने पैनिक में पूछा। फिर उसकी नजर लियम पर पड़ी। लियम ने कामली कहा, नहीं, मैंने तुम्हें ब्लास्ट से बचा लिया। फ्लोरा इंस्टेंटली उठी और पीछे हट गई। डर रहो, उसने ऑलमोस्ट शाउट किया। मेरे पास मत आओ, तुम हर्ट हो जाओगे। लियम कंफ्यूज था। क्यों, उसने पूछा। मैं किसी भी स्पेल को काउंटर कर सकता हूँ। फ्लोरा की आवाज कांप रही थी। ये स्पेल नहीं है, उसने कहा, ये कर्स है। एक्स ब्लास्ट ने मुझ पर लगाया है। वो चाहता है मैं मर जाऊं, चाहे कोई भी मुझे बचने की कोशिश करे। उसकी आंखों में डर साफ था। प्लीज, उसने प्लीड किया, दूर रहो, इसमें फंसोगे तो तुम भी। लियम ने उसकी बात पूरी होने नहीं दी। वो बस मुस्कुराया, एक कदम आगे बढ़ा। रिलैक्स, उसने कहा, और बिना ड्रामा के उसने ऑल क्लियर कास्ट कर दिया। लाइट सॉफ्टली फ्लैश हुई। कर्स डिसॉल्व हो गया, कंप्लीटली गॉन। फ्लोरा पूरी तरह स्टन थी। वो बार बार अपने हाथों को देख रही थी, अपने चेस्ट पर हाथ रखकर सांस ले रही थी, जैसे कंफर्म करना चाह रही हो कि वो सच में जिंदा है। कर्स गॉन था, सच में गॉन। इम्पॉसिबल, उसने धीमी आवाज में कहा। एक्स ब्लास्ट ने कहा था कि ये कर्स रिमूव ही नहीं हो सकता। स्कारलेट ने कामली उसकी तरफ देखा और सॉफ्ट लेकिन कॉन्फिडेंट टोन में बोली, लियम की पावर के सामने इम्पॉसिबल जैसा कुछ होता ही नहीं। ये सुनते ही फ्लोरा की बॉडी से टेंशन निकल गई। पहली बार उसे लगा कि डेथ अब उसके पीछे नहीं खड़ी है। लेकिन लियम अभी भी क्यूरियस था। ये कर्स एग्जैक्टली करता क्या था, उसने पूछा। फ्लोरा का फेस थोड़ा सीरियस हो गया। अगर ये एक्टिवेट हो जाता, उसने एक्सप्लेन किया, तो मेन धीरे धीरे मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती। एक ऐसा मॉन्स्टर जो एक्स ब्लास्ट के हर कमांड को फॉलो करता। ये सुनते ही रेडन ने इमीडिएटली कंक्लूड किया, कूल लिक्विड। फ्लोरा ने नोटिस किया कि लियम बीच बीच में खुद से बात कर रहा है। कंफ्यूज्ड होकर उसने पूछा, तुम किस से बात कर रहे हो? स्कारलेट ने एक्सप्लेन किया, वो अपने अंदर के ड्रैगन गॉड से बात कर रहा है। फ्लोरा की आंखें वाइडन हो गईं। उसी समय रेडन ने लियम को बताया, गूल लिक्विड एक कर्स्ड सब्सटेंस है। इसके इफेक्ट्स ड्रैकुला के जैसे होते हैं। इसका मतलब पल्टा का किंगडम शायद ड्रैकुला के रीसेंट अपीयरेंस में भी इन्वॉल्वेड था। लियम की आंखों में एक कोल्ड शाइन आ गई। थोड़ी देर बाद फ्लोरा ने हेजिटेशन के साथ पूछा, अब तुम मेरे साथ क्या करोगे? लियम ने उसकी तरफ देखा और बिना सोचे कहा, तुम यहीं रह सकती हो। फ्लोरा शॉक थी। पाल्टा वापस जाना पॉसिबल नहीं है। लियम ने कंटिन्यू किया, उन्होंने तुम्हें सिर्फ वॉर ट्रिगर करने के लिए यूज किया। यहाँ रहो, मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। फ्लोरा की आंखों में आंसू आ गए। रिलीफ, फियर, ग्रेटिट्यूड, सब एक साथ। थैंक यू, उसने कहा ऑलमोस्ट विस्पर में। लेकिन लियम का फोकस अब शिफ्ट हो चुका था। पाल्टा ने जो मूव खेला है, उसने कहा, वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। स्कारलेट ने नॉड किया, अग्रीड। हमें अपनी स्ट्रेंथ शोकेस करनी होगी ताकि बाकी किंगडम्स फ्यूचर में इंटरफेरे करने की हिम्मत भी न करें। लियम ने पूछा, तुम पल्टा पर अटैक की बात कर रही हो? स्कारलेट ने सिर हिलाया, डायरेक्ट वॉर नहीं, मैं एक ब्रॉडर डेमोन्स्ट्रेशन ONF पावर की बात कर रही हूँ, पूरे नेशन लेवल पर। उसने आगे कहा, स्टार्ट सिंपल से काटते हैं, एक नेशनल करेंसी। लियम समझ गया, करेंसी एक सिंबल होती है। स्कारलेट ने एक्सप्लेन किया, कंट्री की स्टेबिलिटी और पावर का। तुम्हें ऐसे कॉइन्स मिंट करने चाहिए जिनके पैटर्न्स यूनिक हो, इंट्रिकेट हो और कॉपी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो, बिल्कुल झमेल किंगडम के साइंस जैसे। लियम ने एक सेकंड वेस्ट नहीं किया। उसने हाथ उठाया और कुछ स्पिरिट समन किए। मेटल मेल्ट होने लगा, शेप होने लगा, डिजाइन्स कार्व होने लगे। सब कुछ प्रिसाइज, कंट्रोल्ड, एफर्टलेस। सिर्फ कुछ मिनट्स में सिल्वर कॉइन्स रेडी थे।
स्कारलेट ने एक कॉइन उठाया, लाइट में उसे इंस्पेक्ट किया। प्यूरिटी इनसेन है, उसने कहा, और डिटेलिंग रेजर शार्प। फिर वो कॉपर कॉइन्स पर आई। यहाँ एक प्रॉब्लम है, स्कारलेट ने वार्न किया, तुम पूरे कॉपर उसे नहीं कर सकते। अगर कॉइन का मेटल ही ज्यादा वैल्यूएबल हो गया तो सिस्टम कल्प से हो जाता है। उसने एक्सप्लेन किया, इसलिए मोस्ट किंगडम्स कॉपर कॉइन्स को एलॉय से बनते हैं। कॉपर के साथ लो वैल्यू टिन मिक्स करते हैं। कॉस्ट लो रहती है, वैल्यू स्टेबल रहती है। लेकिन इसमें एक ट्रेड ऑफ था। कॉपर कंटेंट जितना कम होता है, कॉइन्स पर फाइन डिटेल्स इम्प्रिंट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से ज्यादातर किंगडम्स अपने कॉपर कॉइन्स में लगभग 65% कॉपर रखते हैं। लियम ने ये बात सीरियसली सोची। फिर उसने कहा, लेट्स ट्राई। उसने कॉपर कॉइन्स बनाने की प्रोसेस शुरू की एंड ऑनेस्टली रिजल्ट शॉकिंग था। कॉइन्स पर डिटेलिंग परफेक्ट निकली, लाइंस शार्प थीं, पैटर्न्स क्रिस्टल क्लियर थे और सबसे बड़ी बात, कॉपर कंटेंट सिर्फ 50% था। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल माना जाता था, लेकिन लियम ने कैजुअली कर दिखाया। उसकी स्किल अब नॉर्मल लेवल से बहुत आगे जा चुकी थी। जब कॉइन्स की डिसेंट क्वांटिटी तैयार हो गई, असुना और जोड ने उनमें से कुछ कॉइन्स लेकर असुना के फादर के पास भेजे, जो खुद एक एक्सपीरियंस मर्चेंट थे, एवैल्यूएशन के लिए। असुना के फादर ने कॉइन्स को हाथ में लिया, घुमाया, लाइट में देखा, एज चेक की, वेट महसूस किया और फिर वो कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल चुप रहे। ये उसने फाइनली कहा, एक्सेप्शनल है। उसकी आंखों में जेन्युइन शॉक था। उसने एस्टिमेट किया कि लियम के कॉइन्स किंगडम ऑफ जमेल के कॉइन्स से कम 5 टाइम्स ज्यादा वैल्यू रखेंगे। क्वालिटी, प्यूरिटी, ट्रस्ट, हर एस्पेक्ट में। असुना और जॉर्ड ऑलमोस्ट जंप कर पड़े। खुशी छुप ही नहीं रही थी। आसपास खड़े बाकी लोग भी क्लियरली एक्साइटेड थे। प्रॉमिस्ड लैंड्स में लियम लगातार मैस प्रोडक्शन में लगा हुआ था। कॉइन्स बन रहे थे, स्टैक हो रहे थे, सिस्टम शेप ले रहा था। लेकिन तभी उसे एक अजीब बात पता चली। बाहर की दुनिया में लोग उसके नेशन को डेंजरस मान रहे थे। रीजन, लोकेशन। सबको लगता था कि ये लैंड मॉन्स्टर्स की टेरिटरी है। सिचुएशन इतनी एक्सट्रीम थी कि लोग नॉर्मल मैसेंजर्स भेजने से भी डर रहे थे। लेटर्स डिलीवर करने के लिए हाई लेवल एडवेंचरर्स हायर किए जा रहे थे। सीरियसली, लियम ने खुद से कहा। उसी टाइम स्कारलेट वहां आई, ये देखने की वो क्या कर रहा है। लियम ने उसे एक लेटर पकड़ा दिया। स्कारलेट ने पढ़ा और उसका एक्सप्रेशन तुरंत बिगड़ गया। लेटर एल्बर्ट की तरफ से था। टोन कंडिसेंडिंग था, ऑलमोस्ट ऑर्डर जैसा। बेसिकली लियम को इमीडिएटली बुलाया जा रहा था, जैसे वो कोई सबऑर्डिनेट हो। स्कारलेट इरिटेटेड हो गई। तुम्हें रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है, उसने साफ कहा। एल्बर्ट हैमिल्टन फैमिली का हेड भी नहीं है। अगर ये रिक्वेस्ट तुम्हारे फादर की तरफ से आती तब भी सोचा जा सकता था, लेकिन एल्बर्ट के साथ आफ्टर एवरीथिंग ही इज डन, नो चांस। लियम साइलेंटली अग्री कर रहा था, लेकिन एक डिफरेंस था, ब्रूनो। लियम का ब्रूनो के साथ रिलेशन अभी भी क्लोज था और जब ब्रूनो ने इच्छा जताई कि वो लियम के नेशन विजिट करना चाहता है, लियम ने इमीडिएटली यस कह दिया। एल्बर्ट के अनलाइक, ब्रूनो जेन्युइनली प्लेजेंट था। कुछ टाइम बाद ब्रूनो प्रॉमिस्ड लैंड्स पहुंचा। सिटी देखकर वो ऑनेस्टली इम्प्रेस्ड था। तुमने काफी कुछ बिल्ड कर लिया है, उसने कहा। सैचमैन, लेकिन वो साइट सीइंग के लिए नहीं आया था। इंपॉर्टेंट बात है, ब्रूनो ने कहा। क्या कोई क्वाइट प्लेस है जहां हम प्राइवेटली बात कर सकें? जब दोनों सेटल हो गए, ब्रूनो ने बिना घुमाए बात शुरू की। मैं ट्रेड के लिए परमिशन चाहता हूँ, उसने कहा। तुम्हारे किंगडम के साथ प्रॉपर ट्रेड, लॉज फॉलो करते हुए, टैक्सेस पे करते हुए, बिल्कुल बाय द बुक। लियम थोड़ा कंफ्यूज था। वेट, उसने कहा, पहले स्टार्ट से एक्सप्लेन करो, मुझे क्लियर पिक्चर चाहिए। ब्रूनो ने डीप ब्रेथ ली और फिर उसने सब कुछ डिटेल में बताना शुरू किया। ब्रूनो ने खुद को शांत किया और धीरे धीरे अपना रीजनिंग समझाया। उसने बताया कि लियम का नेशन जामिल, क्वादोर और पाल्टा के किंगडम्स से घिरा हुआ है, जिससे उसकी स्थिति बेहद स्ट्रेटेजिक बन जाती है। लियम के नेतृत्व में यह लैंड जल्दी प्रॉस्पर करेगा और आने वाले वर्षों में यह रीजन का नंबर 1 ट्रेड रूट बन सकता है। यही कारण था कि ब्रूनो सीधे यहाँ आया और ट्रेड करने की अनुमति मांगी, अब जब वह अपने नए परिवार का हेड बन चुका है। लियम इस बात से जेन्युइनली इम्प्रेस्ड था कि ब्रूनो ने इतना थरो प्लानिंग किया था और उसे तुरंत एहसास हुआ कि अलीट भी शायद यही करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दोनों के अप्रोचेस में स्पष्ट फर्क था। जहां अलीट एरोगेंट और एंटाइटल्ड था, वहीं ब्रूनो ने पूरी ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट के साथ रिक्वेस्ट किया और अपने छोटे भाई के सामने सिर झुकाया। ये देखकर लियम ब्रूनो की रिक्वेस्ट स्वीकार करने के लिए इंक्लाइंड महसूस करने लगा, लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पहले उसने स्कारलेट से उसकी राय पूछी। स्कारलेट ने बताया कि ब्रूनो को ट्रेड करने की अनुमति देना एक्सेप्टेबल है, लेकिन लियम को एक ही समय में 2 महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। पहला, उसे ब्रूनो के साथ एक्सेप्शनली फेयर और सपोर्टिव व्यवहार करना होगा
खासकर टैक्सेस और किंगडम में बेस एस्टैब्लिश करने में, और दूसरा एलेट और हैमिल्टन फैमिली के बाकी लोगों के साथ कोल्ड और स्ट्रिक्ट व्यवहार करना होगा ताकि उनके डिसरिस्पेक्टफुल डिमांड्स को इग्नोर किया जा सके। इस अप्रोच से यह साफ हो जाएगा कि लियम किसी भी तरह के डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट नहीं करता और यह उसके किंग के रूप में अथॉरिटी को और मजबूत करेगा।